अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं हूं ज़िशान मलिक। इशफाक के साथ सत्ती आज नासाज़ी तबीयत की वजह से आपके साथ नहीं होंगे, लेकिन उनकी जगह आज मैं फ़राइज़ अंजाम दूंगा। और आज मुझे एक शेर याद आ रहा है, क्या? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया, लेकिन आज एक कीचड़ का दरिया था जो हमने रास्ते में देखा, क्योंकि बारिश की वजह से जो हालात हैं आपको तो बताइए, देखा आपने रास्ते में? भाई शदीद बहुत सारे इलाकों में देख रही थी कि पानी से लगे थे छोटे छोटे छप्पड़ बने हुए हैं। जी हाँ। लेकिन शुक्र है मैं हर इलाके की सूरत हाल नहीं है, सो विच इज अल्लाह का शुक्र है। ऐसे लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, एक समंदर उस तरफ है और एक गलियों में बना हुआ था। अच्छा, वैसे ज़िशान मैं वैसे बहुत फ्रेंडली हूँ, लेकिन हो सकता है आज मैं आपको तंग करूँ, पूछे क्यों? क्यों? अब मैं सुबह ठंडे ठंडे पानी से नहा के आई हूँ क्योंकि गीजर नहीं चल रहा। ये मसला सिर्फ आपका नहीं जी, ये तमाम शहरियों का इस वक्त हुआ हुआ है, क्योंकि गैस नहीं है और अक्सर जगहों पे गैस के पाइप में पानी भी आ रहा है, पता आपको? ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे लग रहा है आज इसीलिए जो आज हम इतने बौंतरे हुए फिर रहे हैं, सब दिमाग सबके घूमे हुए हैं वो इस वजह से, क्योंकि ठंडे ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहिए पर नहाना पड़ रहा है क्योंकि गैस नहीं आ रही। चले मैं तो कहती हूँ पानी छोड़ दें, खाने के लिए भी गैस नहीं आ रही। आपके घर गैस आ रही है? गैस नहीं है और चांदी हुई हुई है जनाब होटलों की, छोटे छोटे होटल्स के, वो तो अपनी मर्जी के रेट वसूल कर रहे हैं, मजे उनके, और वो ये शायद दुआ भी कर रहे हैं कि गैस ना ही आए और लोग उनके पास ही आते रहे। अरे काका सिलेंडर, जो छोटे छोटे सिलेंडर्स होते हैं वो इतने महंगे मिल रहे हैं भाई। तो यही तो मौका होता है ना जी, यहाँ पर अब जब भी कोई या तो त्यौहार हो या ऐसे मामलात हों, फायदा उठाए जाते हैं ना जी, कीमतें वसूल कर। लेकिन मदिया, मैंने आपसे आज लाइसेंस चेक करना, आपका ड्राइविंग लाइसेंस। मैं आपको बिल्कुल, आप मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी देख सकते हैं, आप मेरा पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस भी देख सकते हैं। क्यों इसे क्यों चेक करना चाह रहे क्योंकि हैं? खवातीन के बारे में जनाब एक तासुर पाया जाता है कि शायद वो अच्छी ड्राइवर्स नहीं हैं, और आज उस वाले से स्टोरी I object my lord. यस एंड आई नो ऐसा यू आर नहीं ऑल है। ऑब्जेक्टिंग, और इस पे हमने बात भी करनी है, लेकिन उससे पहले मैंने इनका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करना है। मैं जनाब बिल्कुल इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी और पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस चलें, भी, लेकिन ये सब कुछ हम करेंगे टॉप स्टोरीज के बाद। हुकूमत और ऑपोजिशन के 2 मार्च। पीपल्स पार्टी का 27 फरवरी से लॉन्ग मार्च का ऐलान। बिलावल भुट्टो ने इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अवाम तारीखी महंगाई से परेशान है। वजीर आजम कहते हैं करप्शन ज़दा पार्टियों से कोई खतरा नहीं। मुल्क भर में कहीं बारिश कहीं बर्फबारी, ठंड का राज बरकरार। शहर कायद में गुज़श्ता रोज भी बादलों की एंट्री और हल्की बारिश। आज भी बादल बरस सकते हैं, कल से सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। निदा डार ने वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड हासिल किया। और पंजाब में कड़ाके की सर्दी के दौरान हलवे के मजे, शहरियों ने दुकानों का रुख कर लिया। खानेवाल में 16 अक़साम के हलवों की फरोख्त जारी। जी जनाब, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम आज फिर बात करेंगे मौसम की, लेकिन ये मौसम वो मौसम नहीं है जो कि आप और मैं एंजॉय करें। ये वो मौसम है एग्जैक्टली जो कि सियासतदान एंजॉय करें और समहाउ उसका जो खुमियाजा है ना वो अवाम, हर सूरत में अवाम नहीं भुगतना है। ये एंजॉय करें, दूसरे परेशान हो, अवाम के हालात वही रहने हैं। बिल्कुल आपने बात सही कही। लेकिन आपको पता ना पीडीएम ने कहा था वो 23 मार्च को करेगी। जी हाँ, पीपल्स पार्टी बाजी लेगी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम उनसे एक नहीं दो नहीं एग्जैक्टली 24 दिन पहले हम करेंगे अपना मार्च, क्योंकि 27 मार्च को उन्होंने कहा ये 23 मार्च तो बहुत आगे चला शेख रशीद का मशवरा तो नहीं मान लिया उन्होंने कि परेड होगी, ये होगा वो होगा, पहले कर लें। वो तो फिर दिसंबर में कर लेना चाहिए था ना ज़िशान। लेकिन अभी देखे ना, उन्होंने कहा कि 23 मार्च, पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं 23 मार्च तो बहुत लेट हो जाएगा, लेट्स डू इट ऑन 27 ऑफ फरवरी, यानी कि एग्जैक्टली 24 दिन पहले। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग है मदिया कि मकसद दोनों का एक ही है, यानी पीडीएम की बाकी जमातें हों या पीपल्स पार्टी हों, लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते से आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये तो ओपोजिशन अपनी ओपोजिशन कर रही है शायद। ये देखे ना, ये तो वो बात है कि हम देख रहे हैं कि सिंध में भी जब हम बल्दियाती एक्ट के वाले से बात कर रहे होते हैं तो हम बाकी तमाम जमातों से कहते हैं कि अगर आपको आवाम का इतना दर्द है तो आप तमाम तर एक प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते। मतलब क्या मसला है कि एमक्यूएम और जमात इस्लामी एक प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कभी इकट्ठी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे हम देख रहे हैं कि जब पीडीएम में जब से फूट पड़ी है तो मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी अलहदा और साथ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बिल्कुल अलहदा ही सोच रही है। अब ये ज़िशान सवाल पूछना बिल्कुल बनता है कि क्या एएनपी जिन्होंने पीडीएम से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही रुखसती ले ली थी,
تو کیا وہ ان کو اس مارچ میں جوائن کریں گے؟ ایک بالکل انٹرسٹنگ سوال ہوگا کیونکہ ایک ہی موقف پر دونوں نے جماعت سے پی ڈی ایم سے علیحدگی اختیار کی تھی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر موقف اس وقت تھا تو اب موقف ایک ہے یا نہیں اور ایک ہی ساتھ احتجاج کرتے ہیں یا نہیں کرتے کیونکہ اے این پی نے بھی فائدہ اٹھایا. بہرحال یہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں جمعیت علماء اسلام کے علاوہ اے این پی کو بھی وہاں پہ اچھی ووٹس ملے ہیں, اچھی پوزیشن ان کی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کرتے ہیں. گو کہ ان کے وہاں پہ ایک نومینی ان کا وہ قتل بھی ہوا. خیر لیکن صورتحال وہاں کی تو ہم بعد میں بھی ڈسکس کریں گے, لیکن کل بلاول بھٹو زرداری نے کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں. جب پاکستان آدھا ہو گیا تھا اس وقت بھی ہمارا معاشی حالات یہ نہیں تھے, جنگ کے حالات میں تھے تب بھی ہمارا معاشی حالات یہ نہیں تھے. بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے تھے, اعلان کر رہے تھے کہ ہم احتجاج کریں گے اور منی بجٹ کو بھی انہوں نے عوام پر حملہ قرار دیا ہے, جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ملک تب ٹوٹا جب معاشی حالات خراب تھے. بالکل جی, اور اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی رائے لے لیتے ہیں. تو اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب, ان کو شامل گفتگو کریں گے. خان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. گڈ مارننگ. خان صاحب یہ بتائیں, پہلے تو صرف پی ڈی ایم نکل رہی تھی 23 مارچ کو, اب تو پیپلز پارٹی نے بھی تیاریاں کر لی ہیں کہ وہ بھی نکلیں گے 27 فروری کو, ایگزیکٹلی 24 دن پہلے. حکومت کی کیا تیاریاں ہیں؟ سیدنا محمد, بہت شکریہ. سب سے پہلے پبلک سروس میسج, کیونکہ بارشیں ہیں اور بچوں کی چھٹیاں ہیں اور لوگ پہاڑی علاقوں کی طرف بھی رخ کر رہے ہیں. میری ریکویسٹ ہے کہ جن کے ساتھ بچے ہیں وہ بہت احتیاط کریں, اور جس کے پاس ٹائرز کے چینز نہیں ہیں وہ بالکل کوشش نہ کریں پہاڑوں کی طرف جانے کی, کیونکہ اگر آپ کے پاس چینز نہیں ہے ٹائرز پہ چلانے کے لیے تو بہت زیادہ اس کا احتمال ہوتا ہے کہ آپ کی گاڑی سلپ وغیرہ ہو جائے. اور اگر آپ کے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ احتیاط سے جائیں اور انجوائے کریں ایک ایسا پاکستان جو دنیا کا سب سے خوبصورت ملک ہے, اور ہمارا دارالخلافہ ایسا ہے کہ اس میں صرف آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ آپ پہاڑوں تک جا سکتے ہیں. کیا بات ہے, لیکن خوبصورتی نا اب قسم خدا کی خان صاحب تھوڑی مان پڑنے لگ گئی ہے, کیونکہ نا آپ کو پتہ ہے مہنگائی کتنی ہوگی. مہنگائی کی وجہ سے پی ڈی ایم بھی اور جو اپوزیشن جماعتیں متحرک ہو گئی ہیں, اور دونوں کر رہی ہیں تیاریاں. یہ تو آپ نے لوگوں کی تیاریوں کی بات کر دی نا, اپنی تیاری تو بتائیں. آپ نے صبح صبح رنگ میں بھنگ ڈال دیا پی ڈی ایم کی بات کر کے. میں دیکھیں 2-3-4 چیزیں میں آپ سے ڈسکس اس پہ کر لوں. لیکن میں تو کم از کم ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جنہوں نے سیاست کو اپنا کیریئر بنانا تھا, یا اپنے ہاں ٹھیک ہے خاندان میں سیاست میں دادا تھے جو 47 کے زمانے میں اور پھر 60-70 تک. لیکن یہ ہے کہ ہم ایک ڈیلیبریٹ سوچ کے تحت عمران خان کے ساتھ شامل ہوئے کہ ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. اب ایک تو مجھے بڑا یہ کوفت ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگ یہاں پہ اس وقت لیڈرشپ میں بیٹھے ہیں ان جماعتوں میں, یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نکالیں گے اس پہ, کہ جو بیسیکلی مڈل کلاس کی توہین ہے کہ باپ سے بیٹا, بیٹے سے دادا, دادا سے پوتا, پوتے سے پڑ پوتا. یعنی کہ ڈیموکریسی کی ایسنس کیا ہے, میریٹوکریسی. اب یہ جو بلاول صاحب نے بات کی ہے, ینگ ہے, ان کا فیوچر ہے, میری ان کے لیے دعا اللہ ان کو کامیاب کرے. لیکن کیا یہ ہماری ڈیموکریسی کا اینٹی تھیسس نہیں ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کا مقصد کیا ہے حکومت کا خاتمہ, آپ دعا کریں کہ وہ کامیاب ہو جائیں. دیکھیں کسی بھی شخص کے لیے مستقبل کے لیے کامیابی کی دعا کرنی چاہیے, لیکن جب یہ موومنٹ کی یہ بات کر رہے ہیں تو میرا بھی سوال یہ ہے کہ موومنٹ ایسے چلتی ہے کہ رات کو آپ کو خواب آ جائے, صبح آپ ناشتہ کرنے کے بعد آرام سے جو ہے اپنا بالکل ایک ایسا نہیں ہوتا. آپ اس کے لیے پلان کرتے ہیں, آپ ایک ماحول بناتے ہیں, اور ساتھ ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ عوام کا آپ کا اعتماد ہو. عوام میں عمران خان صاحب سے اگر ان کی شکایت ہے کہ مہنگائی ہے تو اس کو یہ علی محمد خان صاحب آپ کی بہت بہترین بات ہے. آپ جب بھی آتے ہیں تو آپ حکومت کی طرف سے بھی آپ کو جہاں پہ لگتا ہے کہ جو لوپ ہولز ہیں, جہاں پر کام جو کرنے کی ضرورت ہے, آپ ان کی بھی نشاندہی کرتے ہیں. ابھی آپ جیسے جس مہنگائی کے پوائنٹ کی طرف آئے, اور لوگوں کو یہی مسئلہ ہے, لوگوں کی یہی توقعات ہیں. مطلب جب لوگوں نے ووٹ بھی دیا تھا تو لوگوں کو تھا کہ ٹھیک ہے جب آئیں گے تو وہ چیز جو کہ 60 روپے کی مل رہی ہے, ہو سکتا ہے چلے 30 نہیں تو وہ 40 کی ملنے لگ جائے گی. اب مسئلہ یہی ہے کہ آپ کے اپنے ووٹرز آپ سے نالاں ہیں, ناراض ہیں کہ بھائی مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس کا اپوزیشن ایج حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیے مہنگائی ایک ٹیمپرری چیز ہوتی ہے, اور پاپولیرٹی جو ہے وہ بھی اوپر نیچے ہوتی ہے. اصل میں آپ کا جو ووٹ بینک اور اعتماد اور آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ہٹتا. پاپولیرٹی اب یہ 3-4 مہینے کے اندر مہنگائی کا جو ایشو ہے یہ کنٹرول کی طرف چلا جائے گا, پھر اپوزیشن کیا کرے گی. لیکن یہاں پہ میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ مہنگائی سے اگر عوام میں پریشانی ہے, ظاہر ہے جو کہ ہے, اس پہ حکومت کوشش کر رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے
کہ وہ جا کے ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی جن کے بارے میں ان کو پتا ہے کہ یہ سوئس بینک اور پاناما والے ہیں اور اس سیاست میں آ کے مال بناتے ہیں. کیا بلاول صاحب پہ پاکستان کی عوام ٹرسٹ کرتی ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف ان کے پیچھے نکل آئیں گے؟ مت بھولیں بلاول صاحب کے کراچی سے اسلام آباد پہنچنے تک بیچ میں پنجاب ہے. لیکن علی محمد صاحب آپ کراچی کی بات کریں, وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تحریک کا آغاز لاہور سے کریں گے. سر لاہور جہاں پیپلز پارٹی کی اس طرح سے پہلے کی والی حیثیت نہیں ہے, لیکن شاید این 133 میں جو انہوں نے ووٹ لے لیے ہیں یہ کانفیڈنس کی وجہ ہے کہ وہاں سے ہم اپنی تحریک کا آغاز کریں گے لاہور سے. دیکھیں جو طریقوں والے تھے نا, جو طریقیں چلاتے تھے, ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہوتی تھی. وہ جب بات کرتے تھے عوام سنتے تھے. وہ ٹرکوں پہ لوگوں کو بھر بھر کے نہیں لاتے تھے. جو تحریک چلتی ہے دنیا میں, جو کامیاب تحریکیں چلی ہیں, آپ عرب سپرنگ سے لے کے آپ ویسٹ میں چلے جائیں, امریکہ میں اور پاکستان میں, وہ تحریک کامیاب ہوتی ہے جس میں اویئر مڈل کلاس, پڑھے لکھے آپ جیسے نوجوان لڑکا لڑکی جو ہے جو وہ نکلتے ہیں اپنے مستقبل کی سوچ لیے, جن کو پیسے مڈل کلاس ہی ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. تو وہ پیسے لے کے گھر چلے جاتے ہیں. لیکن مسئلہ آپ کو پتہ ہی ہے خان صاحب, یہ تو آپ کو ہی پتا ہے کیونکہ آپ بار بار آپ کو اس بات کا ادراک ہے جتنی مہنگائی ہوگی کہ جو ہماری مڈل کلاس ہے نا وہ ختم ہو گئی. وہ ایسا لگتا ہے بالکل وائپ آؤٹ ہو گئی ہے, وہ اب لوور مڈل کلاس کے اندر آ گئی ہے. سو آخری آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈو یو فیل تھریٹن کہ یہ دونوں ایکٹیو ہو گئے ہیں؟ پہلے صرف پی ڈی ایم آ رہی تھی, اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ بھی مارچ کرے گی. دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی بات بتاتا ہوں, ہمارے سامنے اصل جو چیلنج ہے وہ چیزیں ہیں جو یہ پچھلی حکومتیں چھوڑ گئی ہیں, جو ہم نے ٹھیک کرنی ہے, جو ہمارے الیکشن کے وعدے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی ہے, الیکشن ریفارمز ہیں, ہماری سب سے امپورٹنٹ چیز پولیس ریفارمز, سول کرمنل لا ریفارمز, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بہتر کرنا, مہنگائی, روزگار, یہ چیزیں ہیں جس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. اگر اس کو ہم نے کچھ نہ کچھ اچیو کر لیا, 2023 میں عوام ہمارے ساتھ ہوں گے, نہیں ہوں گے تو عوام. چلے جی, اب دیکھتے ہیں آنے والے الیکشنز میں کیا صورتحال ہوگی. جیسے انہوں نے کہا کہ پہلے الیکشنز میں تو عوام ان کے ساتھ تھی, اب عوام کا بھی یہی ہے کہ جب عوام کی داد رسی کرے گا تو عوام بھی ان کی طرف. ایک بات ہے, جتنی عوام 22 کروڑ کی عوام ہے, لیکن جس طرح یہ دعویٰ کرتے ہیں نا ساری جماعتیں 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں, یہ اس طرح تو تعداد جو 88 کروڑ تک بن جاتی ہے. 90 لاکھ آپ نے لوگ ایڈ کیوں نہیں کیا, وہ جو اوورسیز پاکستانی اوورسیز پاکستانی بھی, تو یہ بڑی عجیب سی بات, دعویٰ ان سب کا ہوتا ہے کہ 22 کروڑ عوام ہمارے ساتھ ہیں. پیپلز پارٹی بھی یہی کہتی ہے, نون لیگ بھی یہی کہتی ہے, اور ایون پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے. باسو نے بھی جو ہم نے بات کی نا, تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ جو کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے تھے, اب وہاں کنٹونمنٹ کے ایریاز میں تو اگر آپ دیکھیں, اگر آپ لاہور میں بھی دیکھیں, ٹھیک ہے, کراچی میں بھی ڈفرینٹ ایریاز آ جاتے ہیں, آپ کو لوگوں کا مزاج پتہ چل جاتا ہے کہ ہوا کس رخ کی جانب جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا مزاج پوچھ لیں. بالکل جی بالکل, تو ہمیں میرے خیال سے پی ٹی آئی کو بھی یہاں پہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر جو لاہور میں کنٹونمنٹ کے الیکشنز ہوئے ہیں تو وہاں پہ لوگوں کی رائے کیسے بدل رہی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. رانا صاحب بہت شکریہ, صبح صبح آپ نے وقت دیا ہمیں. سر پیپلز پارٹی شاید بازی لے گئی ہے, آپ لوگوں کا 23 مارچ کا جو احتجاج کا اعلان, لانگ مارچ کا, انہوں نے کہہ دیا کہ 27 فروری کو کریں گے. اچھا سر, سوال یہ ہے کہ مقصد اگر آپ لوگوں کا ایک ہی ہے, اس حکومت کا خاتمہ, تو الگ الگ کیوں, اور الگ الگ تاریخیں, الگ الگ طریقہ کار کیوں؟ میری رائے ہے کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ سے جو ہے وہ شامل, اگر پی ڈی ایم کی جماعتیں نہیں ہوتی, کیونکہ انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ 23 مارچ کا اعلان کر دیا ہوا ہے, تو انہیں پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ جو وہ 27 فروری سے کرنا چاہتے ہیں, اس میں جو ہے وہ کوئی رکاوٹ یا عدم تعاون نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ 27 فروری کو شروع ہونے والا لانگ مارچ جو ہے وہ اگر شروع کریں گے, یقیناً وہ سندھ سے یا کراچی سے کریں گے, تو وہ مارچ کے پہلے یا دوسرے ہفتے میں جو ہے وہ پہنچے گا اسلام آباد, اور وہ قریب ہوگا 23 مارچ کے. اور جو لانگ مارچ پی ڈی ایم کا ہے جو 23 مارچ کو وہاں پہ پہنچنا چاہتا ہے, تو وہ بھی یقیناً کوئی 10-12 دن پہلے سے شروع ہوگا, تو پھر ہی جو ہے وہ 23 مارچ کو وہاں پہ پہنچ سکے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ٹائمنگ جو ہے وہ قریب بنتی ہے, اور اس سے دونوں لانگ مارچز کو جو ہے وہ ایک دوسرے سے جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا, اور گورنمنٹ کے اوپر زیادہ پریشر آئے گا. تو اس لیے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی جو یہ مہم ہے یا جو یہ گورنمنٹ کے خلاف موو ہے, تو اس موو میں یہ چیز جو ہے یہ
फ़ायदा مند رہے گی، اس کا کوئی جو ہے وہ نقصان نہیں ہے۔ رانا صاحب جیسے بھی آپ گفتگو کر رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ دونوں لانگ مارچز کو فائدہ بھی ہوگا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شکوہ کیا کہ آپ لوگوں نے سپورٹ نہیں کیا۔ جب آپ لوگوں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، آپ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی سے کوئی رابطہ ہی نہیں کیا تھا، تو کیا واقعی ہی ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی سے رابطہ کری ہے، کوشش کر رہے تھے کہ ایک پلیٹ فارم سے کچھ کیا جا سکے۔ پی ڈی ایم کا اور پیپلز پارٹی کا تو رابطہ درست ہے کہ وہ نہیں ہے، اچھا، اور پی ڈی ایم نے جب یہ فیصلہ کیا تو انہوں نے اپنی جماعتوں سے اس بارے میں جو ہے وہ مشاورت کی ہے، اور یقیناً پیپلز پارٹی سے کوئی مشاورت نہیں ہوئی، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ جو ہے وہ متحدہ اپوزیشن میں ہے۔ قومی اسمبلی کے اندر جو متحدہ اپوزیشن ہے اس کے لیڈر پی ایم ایل این کے صدر میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن، جس کو وہ لیڈر آف دی اپوزیشن تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے، تو ان کے ساتھ وہ اس بارے میں مشورہ کریں، اور اس بارے میں اگر کوئی ان کو تعاون چاہیے تو وہ بھی لیں، اور اس بارے میں جو یہ تھوڑا سا فرق رہتا ہے آپس میں 27 فروری کا اور 8-10 مارچ کا، تو اس کو بھی اگر برج کر لیا جائے تو اس کا اور فائدہ ہوگا۔ لیکن بہرحال اگر یہ دونوں لانگ مارچز زیادہ بھی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ یہ زیادہ ایک مستحکم پوزیشن ہوگی۔ صحیح رانا صاحب، امپورٹنٹ بات جو ہے، انٹرسٹنگ بات وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ لاہور ہمارا گڑھ ہے، قلعہ ہے ہمارا، اور اسی قلعے سے بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی تحریک کا آغاز کریں گے، اس لیے وہ کراچی سے نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں لاہور سے کریں گے ہم۔ تو کیا سمجھتے ہیں اس کانفیڈنس کی وجہ کیا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک کی کامیابی میں ایک بڑا اہم رول ہوگا اس پوائنٹ کا کہ لاہور سے آغاز کیا جائے؟ کیونکہ لاہور بڑا امپورٹنٹ ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کو یاد کریں وہ بھی مینار پاکستان لاہور میں ہی ہوا تھا۔ جی بالکل کرنی چاہیے۔ یہ حکومت جو ہے اس نے جنازہ نکال دیا ہے اس ملک کی اکانومی کا، لوگوں کی زندگی کو مشکل نہیں ناممکن کر دیا ہے، اور انہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی ہے، اور اب تو جو ان کا کرپشن کا جو انداز ہے، جو ان کا طریقہ واردات ہے، جس طرح سے یہ کرپشن کی واردات کرتے ہیں، اور وہ واردات جو ہے وہ لاکھوں یا کروڑوں میں تو ہوتی نہیں ہے، بلکہ اربوں میں بھی نہیں ہوتی، وہ کئی 100 ارب میں ہوتی ہے۔ وہ آٹا ڈکیٹی لے لیں، وہ چینی ڈکیٹی لے لیں، ادویات لے لیں، وہ دوسری پیٹرولیم لے لیں، ہر جگہ پہ۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ ان اے ٹی ایمز کو، جن لوگوں کو اس طرح سے یہ لوٹ مار کا موقع دیتے ہیں، ان سے ڈونیشنز لیتے ہیں یعنی یہ کرپشن بذریعہ ڈونیشن کرتے ہیں اور وہ چیزیں پکڑی جا رہی ہیں۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ مسلم لیگ نون کے اہم اور سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اب جو سیاسی میدان جو سجنے والا ہے، جو سیاسی ایکٹیویٹی مزید بڑھ جائے گی اور ٹیمپریچر بھی بڑھے گا، اسی والے سے تجزیہ لے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف تجزیہ کار عامر ضیاء صاحب، ان کو شامل گفتگو کریں گے۔ عامر صاحب گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا۔ یہ بتائے گا کہ ہم آگے آنے والے مہینوں میں بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں، دھرنے ہوں گے، مارچ ہوں گے۔ پی ڈی ایم تو 23 مارچ کو کر رہی تھی، اب پیپلز پارٹی 27 فروری سے شروع کری اپنا مارچ، تو کیا سیاسی ہلچل دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے ملک میں جو ہے لانگ مارچ ایک مذاق بن گئی ہے، اور میرے خیال میں جرمانہ ہونا چاہیے ان سیاستدانوں پہ جو متواتر لانگ مارچ کا نام استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو استعارہ ان لوگوں نے بورو کیا ہے، کہیں سے ادھار لیا ہے، وہ چین میں جو لانگ مارچ ہوئی تھی اس سے کیا گیا ہے۔ اور یاد کریں کہ وہ لانگ مارچ جو ماؤ زیدونگ اور چیو ان لائے کی قیادت میں ہوئی تھی، اس نے تقریباً 9000 کلومیٹر جو ہے اس کا جو سفر طے کیا تھا، مشکل ترین پہاڑوں سے ان گنت جنگیں لڑتے ہوئے، قربانیاں دیتے ہوئے، اور تقریباً 370 دن تک وہ لانگ مارچ چلا تھا۔ تو کہاں وہ ماؤ زیدونگ کا لانگ مارچ، اور کہاں ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا لانگ مارچ، کہاں جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب کا لانگ مارچ، اور کہاں جو ہے پی ڈی ایم کا لانگ مارچ، یعنی کہ نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب کا لانگ مارچ۔ تو یہ لانگ مارچ نہیں ہوتا، یہ بنیادی طور پہ کار رائڈز ہوتی ہیں۔ اب آئیے کہ کتنا بڑا یہ چیلنج ہے حکومت کے لیے، یہ میرے خیال میں ایک پرٹیننٹ کوسچن ہے۔ میں نہیں سمجھتا، اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری ڈیڈ لائنز دیکھی ہیں، اور اس ڈیڈ لائن کا ہم نے یہی دیکھا کہ جناب بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، پوسچرنگ ہوتی ہے، لیکن آخر میں معاملہ جو ہے وہ
کہتے ہیں نا کہ اس میں کوئی چیز پیش رفت نہیں ہوتی ہے اور ایک عوامی موبلائزیشن نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں اس بار بھی زیادہ جو ہے امکان پوسچرنگ کا ہے اور آپ ایسی کوئی سمجھیں کہ ایسی کوئی تحریک چلنے جا رہی ہے کہ جو نتیجہ خیز ہوگی, دو ٹوک ہوگی, اس کے مجھے امکانات کم نظر آتے ہیں. اچھا, جو لانچ کراچی سے جہاں خود حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور تحریک جو حکومت کے خاتمے کی ہے وہ لاہور سے, کتنا سمبولک ہے یہ, اس کا کوئی اثر ہوگا اس اقدام کا؟ جو تاریخ رہی ہے ہمارے یہاں کہ عوامی ایجیٹیشن کے ذریعے جو ہے اس طرح کی تبدیلیاں نہیں لائی جاتی. پھر یہ بھی سوال ہے کہ یہ واقعی کیا پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے حکومت کو گرانے میں, کیا وہ تنہا پیپلز پارٹی کارنامہ انجام دے سکتی, یہ بھی ایک سوال ہے. پھر یہ بھی سوال ہے کہ اگر فرض کریں, ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ یہ جو ہے بلاول بھٹو صاحب یا کوئی بھی اس اختلاف کی تحریک جو ہے عمران خان کو ان کی ٹرم ختم ہونے سے پہلے گرا دیتی ہے, تو اس کے نتیجے میں یقیناً عمران خان صاحب جو ہوں گے ان کو کہتے ہیں سیاسی شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوں گے اور اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر وہ زیادہ بھرپور طریقے سے 2023 کے انتخابات میں آ جائیں گے. تو اس لیے جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ میچور اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ اس بات میں سنجیدہ نہیں ہے کہ کوئی کہتے ہیں قبل از وقت حکومت کو گرایا جائے. وہ چاہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جو کہ اپنے 34 سال میں ہے ٹرم کے, ان کو 2023 میں ویسے بھی انتخابات ہونے ہیں, تو 4-6 مہینے پہلے 8 مہینے پہلے گرا دینا, ایک تو سوال یہ کہ کیپیسٹی ہے نہیں ہے گرانے کی, لیکن فرض کریں گرا بھی دیتے تو اس کا جو ہے فائدے سے زیادہ نقصان ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ کراچی سے لانگ مارچ شروع کریں یا لاہور سے حکومت کے خاتمے کی تحریک, اس میں وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ ہیں اور اتنے زیادہ جو ہے وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ایسا ہو, کیونکہ اس کے جو نتائج ہوں گے یا ان انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوں گے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے مرزا صاحب, بہت شکریہ, تجزیہ اپنا پیش کرے تھے عامر ضیاء صاحب. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی جو ہسٹری ہے اس میں کوئی لانگ مارچ ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے خاتمے پر جو ہے وہ اس کا اینڈ رزلٹ نکلا ہو. چین کی انہوں نے مثال دی معاوضہ تم 2000 کتنے کلومیٹرز تک, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. بالکل جی, لیکن آپ ساتھ میں مزاج بھی تو دیکھیں, آپ چینیوں کا مزاج دیکھیں, آپ پاکستانیوں کا مزاج دیکھیں, سو مزاج میں بھی بہت فرق ہے. اور یہاں کے لانگ مارچ, یہاں کے دھرنے جس طریقے سے اختتام پذیر ہوئے ہیں وہ بھی تمام تر چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ عوام نہیں نکلتے؟ عوام نکلتے لیکن تسلسل ٹوٹتا ہے, بار بار ٹوٹتا ہے, کیونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ کہ ہم وہ جو ٹیمپریچر برقرار رکھنے کی ضرورت ہے نا, وہ ٹیمپریچر بہت ڈپ کرتا ہے. اچھا, تو یہ نان سیریسنس اب آپ ان دیکھیں, یہ جماعتوں پی کی بھی ڈی تو ایم ہوتی ہے جب نا. پہلے نکل رہی تھی تو پی ڈی ایم نے کہا کہ اب مہنگائی کے خلاف نکل رہے ہیں. لوگ مہنگائی سے تنگ تھے, لوگوں نے کہا ہم ساتھ نکلیں گے. پھر کیا ہوا, آج نکل رہے ہیں, کل نکل رہے ہیں, پرسوں نکل رہے ہیں, کووڈ آ گیا, سردیاں آ گئیں, یہ ہو گئی, وہ ہو گئی, فلانا. دسمبر میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے, انہوں نے کہا جی مارچ میں کر لیں گے. لوگوں نے کہا ہم تو بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. مطلب 180 کا ڈالر ابھی ہے, تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یعنی نہ حکومت انہیں سیریس لے رہی ہے نہ عوام سیریس لے رہے ہیں انہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا سم ہاؤ, اب ان کی یہ ہے, ایسا ہو گیا کہ جی عوام ان کو سیریس نہیں لے رہی. اچھا آگے بڑھتے, اور آپ کو بتائیں کہ جو دبئی کے ولی عہد ہیں محمد بن راشد المکتوم, ان کی جانب سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو انٹرنیشنل اسپورٹس پرسنالٹی سے ایوارڈ سے نوازا جائے گا. اور یہ جو تقریب ہوگی یہ ہوگی آنے والے سنڈے کو, اور یہ تقریب ہونے جا رہی ہے جناب دبئی ایکسپو 2020 میں. یہ جو سانگ تھا نا, یہ 92 کے ورلڈ کپ کا, یہ ابھی بھی جوش جو ہے وہ جوان کر دیتا ہے. اچھا, یہاں پر استعفے مانگے جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب سے اور وہاں ان کو ایوارڈ دیے جا رہے ہیں دبئی میں. بالکل جی, لیکن یہاں کرائٹیریا میں بھی وہاں پہ ان کو, کیونکہ ان کو ایز اے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اچھا اس میں ون تو آف کوئی دی شک بیسٹ کرکٹر ان دی ورلڈ کہ وہ ایک پرسنالٹی ہیں اور پاکستان کا ایک فیس ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں. اور دبئی میں بھی اب اس چیز کا اعتراف کیا جا رہا ہے اور انہیں انٹرنیشنل اسپورٹس پرسنالٹی کا ایوارڈ دیا جا رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, پاکستان کے لیے اعزاز ہے. دیکھیں پاکستان کے لیے تو ہر وہ شخص بہت امپورٹنٹ جس نے پاکستان کی ایک اچھی امیج دنیا تک پہنچائی ہے. اور جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کرکٹ کو لے کے, پھر اس کے علاوہ جب اپنا شوکت خانہ بنا رہے تھے تو کیسی پرسنالٹیز پاکستان نہیں آئی تھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ ایک تو آف کورس ہی واز دا ہیرو, ہی واز ون آف دا بگیسٹ کرکٹر ان دا ورلڈ, تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے آ رہے تھے. تو ایک اچھا ٹرینڈ انہوں نے سیٹ کیا تھا, اور یہ پاکستان کی یقیناً پازیٹیو امیج دنیا بھر کو دکھاتے ہیں. اب ذرا ہم آ جاتے ہیں کرکٹ پہ. ہم نے کرکٹ کتنی بات کر لی, ہم ایک کرکٹ کے کنگ کے والے سے بات کر رہے تھے, تو آ جاتے ہیں پی سی بی کی جانب. اور پی سی بی نے اب جناب
जनाब अवार्ड देने का फैसला किया है उन तमाम तर क्रिकेटर्स को जिनकी कारकर्दगी बड़ी बेहतरीन रही है। जी बिल्कुल, माजी के क्रिकेटर की हमने बात की, अब हाल के क्रिकेटर्स की बात कर लेते हैं। एक अवार्ड मिल रहा है इमरान खान साहब को दुबई में, तो यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अवार्ड दिया है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि खास तौर पर जो परफॉर्मेंस इंडिया के मैच में अगेंस्ट मैच में जो शाहीन शाह अफरीदी ने पेश की थी, उस पर वाकई उनको अवार्ड बनता, भले एक से ज्यादा अवार्ड बनते हैं उनके लिए। हाँ ये बात तो है, बॉय की कारकर्दगी बहुत थी। सिर्फ भाई शाहीन अफरीदी की क्यों बात करें, हाँ, साडा रिजवान किसी तो काम काटने। ना बिल्कुल नहीं जी, देखे जी एक रिपोर्ट तैयार रिजवान की के नारे हमने। वजन के बिल्कुल। अवार्ड्स मिले इन क्रिकेटर्स को, और ये मिलने भी चाहिए, हौसले बुलंद होते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो परफॉर्मेंस दी थी, स्पेल जो उनका ज़बरदस्त था, उसके साथ साथ हसन अली ने 41 शिकार किए हैं। अलबत्ता ये शायद किसी को याद नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट कैच ड्रॉप किया था। बहरहाल चलें, कोई बात देते हैं, नहीं, माफी नहीं दे छोड़ देते दे, मैं तो कहनी हम बख्श दे उन्होंने, कुछ अच्छा, नहीं होता। जान दही है। जान दही है, मैंने भी 2-3 ट्वीट्स की थी, बट क्या मसला है भाई, हम क्यों नहीं माफ करते, मतलब नहीं, प्रेशर करना भी चाहिए, होता है। आगे बढ़ना चाहिए, वैसे भी इसी चीज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यही होती है। क्या बिल्कुल ख्याल जी, और आगे बढ़ने के लिए ब्रेक लेना बहुत ज्यादा जरूरी हाँ, है। ये पैसे मिलते हैं छोटी सी ब्रेक है? ब्रेक के बाद मिलते हैं। वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, और बाखबर सवेरा में एक बार फिर खुश आमदेद कहेंगे। मौसम की बात करेंगे क्योंकि मौसम है ऑसम, और इस ऑसम मौसम में हम खुद भी इंजॉय कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ मुझे थोड़ी सी जलन भी हो रही है। मतलब जब ये पैकेजेस हम देखते हैं ना मुख्तलिफ इलाकों के, स्वात हो गया या दीगर इलाकों के, तो फिर हम ये सोचते हैं कि यार हम यहाँ कराची में बैठे हुए हैं और उन जगहों पे वो बर्फबारी इंजॉय नहीं कर सकते। थोड़ा थोड़ा ना एहसास होता है। देखिए, अब मैं देख रही हूँ आपकी जेलसी का फैक्टर देखिए बड़ा है। आप मतलब मैं जरा गरीबनी, मैं किस अल्लाह बात पे जेलस हो रही हूँ कि जी वो बाहर हमारे कोई नुमाइंदे जो बाहर की बारिश कवर कर रहे एक मिनट की खामोशी बनती है, गरीब नहीं है, इन्होंने अपने आप को कहा है, तो एक मिनट आप मेरा आगे ख्याल मेरा है गम तो इस्तेमाल- सुने, हाँ, मेरा गम सुने कि आपको भी रोना आ जाएगा। वो क्या? मतलब देखिए, हम बैठे हुए कराची स्टूडियो में, जो कराची स्टूडियो में जो बाहर हमारे जितने नुमाइंदे जब रिपोर्टिंग कर रहे थे बारिश में, और बाद में कह रहे थे ये देखे जी पीछे पकौड़े तल रहे हैं और वो हमारे नहीं लाते। आप मेरी गुर्बत का अंदाजा लगा सकते ये हैं कि मैं तकलीफ उस वक्त है। तरसती हुई भड़कती हुई रह जाती या हूँ। तो कुछ बताएं होता ना, नहीं है। और अगर बता रहे हैं तो फिर लेकर भी आए। लेकर भी आए, भिजवा दें, बड़ी सर्विसेज आ गई हैं, तो आप किसी को भिजवा दें, कोई बात नहीं, रिक्शे वाले भी ले आएगा। मतलब कौन नहीं लेकर आएगा हमारे लिए पकौड़े, यू नो डैट। अच्छा, लेकिन ये तो खैर हमने बात की कि अच्छा मौसम है और लोग इंजॉय भी कर रहे हैं। कल कराची में बारिश होती रही, लाहौर में बारिश होती रही, इस्लामाबाद में बारिश होती रही। ये तो चले हमारे पास अच्छी चीज़ें थी जो लोगों ने अच्छा महसूस भी किया, क्योंकि मौसम इतना ऑसम नॉट एवरी डे, नॉट एवरी डे संडे वाली बात होगी ना। लेकिन जो कल हमने सड़कों पे कीचड़ देखा, और स्पेसिफिकली ज़िशान, वो एवरीडे है वैसे। वो एवरीडे है। और दूसरी बात है, जो बलूचिस्तान में इस बारिश ने जो तबाही मचाई है, वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। और यहाँ पर ये ज़रूरत इस बात की भी है कि उनका ख्याल रखा जाए। जो लोग खुले आसमान तले बैठे हुए सर्दी के मौसम में, बारिश की वजह से कईयों के घर मुतासर हुए हैं, जानवर उनके बह गए पानी के अंदर, और बहुत मुश्किलात का सामना, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। हुकूमत तो अपना काम कर ही रही है, हमारी पाक फौज भी जो है इस हवाले से अपनी अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे रहे हैं ये सब लोग, लेकिन हमें भी अपनी सतह पर जितना हम कर सकते हैं इनके लिए वो करें। तो लेकिन हम देखें, आवाम, आप खुद बताएं ना, हम खुद भी अपने घरों से कैसे निकल के उसी बारिश में हम कैसे निकलेंगे? लेकिन हम जैसे अपना फर्ज अदा कर रहे हैं बात करके इस हवाले से, तो ऐसे जो भी जितना कुछ कर सकते हैं हम, सोशल जो मीडिया है उसको इस्तेमाल करें, निशानदही करें, तवज्जो दिलाएं लोगों की There कि has ये लोग to be मुश्किलात में a strong infrastructure। हम रोज इस हवाले से बात करते हैं ताकि लोग, और मतलब पहली पेश कोई कर दी जाती है कि जी मौसम ऐसा होगा तो उस पर काम हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी जरा ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। कोयटा का भी रुख करेंगे और साथ में कराची का भी रुख करेंगे कि जी यहाँ पे मौसम कैसा है। तो कराची से हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर खान, और कोयटा में जो सूरत हाल है अतिया अकरम हमारी नुमाइंदा हमें बताएंगी। पहले हम कराची का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर इस वक्त जो मौसम, कल रात सारी बारिश हुई है, लेकिन आज हम जब ऑफिस पहुंचे तो धूप निकल पड़ी थी। तो अनवर से भी पूछते, और अनवर भी माशाल्लाह से धूप में आंखें चुंधिया के ऐसे करके हमें कैमरे की तरफ देख रहे हैं। अनवर, कैसा मौसम रहेगा कराची का आज? देखें, मौसम तो अब कराची का रवायती हो गया, लेकिन पहली बात ये कि ये प्रोग्राम ये मैं जैसे लाइव ख़त्म करता हूँ तो उसके बाद समोसे और पकोड़े गरम गरम फूड स्ट्रीट से आपको पार्सल कर दूंगा, वो इंशाल्लाह पहुँचेंगे आपके पास। और आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप भी इंजॉय कीजिएगा। मैंने तो सुबह सुबह यहाँ आने से पहले इटालियन पराठा खाया, गरम गरम चीज़ें खाई, कोई और दुआ मांग ली और होती फिर इतनी जल्दी कबूल हो गई। मैंने कॉफ़ी का इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने कॉफ़ी, बड़ी शानदार कॉफ़ी थी फूड स्ट्रीट के ऊपर, बेहतरीन मज़ा आ गया। उसके बाद अब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। आपने कहा मैं इनको भिजवाऊंगा, तो लेकिन पहले मैं इनको तरसा के मारूंगा। नहीं इंशाल्लाह मिलेगा, दोनों एंजॉय करेंगे, बिल्कुल भेजूंगा मैं। नहीं। और देखें, इस वक्त कराची का जो कम से कम नजर आ रहा है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उस वक्त जैकेट जो मैं लेदर की पहन के आया था बड़ी शानौकत से, उसको मैंने उठा के साइड में रख दी है, और अब मैं इस गर्मी को बर्दाश्त कर रहा हूँ तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 79% है, और हवा की रफ्तार जो है वो 13 किलोमीटर फी घंटा है।
اور آنے والے وقت کے اندر یہ رفتار 35 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جائے گی. بہرحال کراچی کے شہریوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کم و بیش 48 گھنٹے کے لیے تیز ہوائیں ملی, ٹھنڈک ملی اور کراچی کے شہریوں نے اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کیا. انفراسٹرکچر کی بات کو بھی چھوڑ دیں, ابھی اس کو انجوائے کرتے ہیں, جو دستیاب وسائل اس کو انجوائے کرتے ہیں اور شہریوں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا. کہ اب کراچی کے اندر جو ایران سے جو سسٹم داخل ہوا تھا وہ اب جا چکا ہے اور آئندہ 16 اور 17 جنوری کو ایک نیا سسٹم پھر داخل ہوگا جس کے نتیجے کے اندر بارشیں متوقع ہے. یعنی کہ بیسن دوبارہ خرید لیں جا کے, پکوڑے میں کھانے کی دوبارہ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے موقع ملے گا. جی بالکل, 16-17 کو ایک اور سسٹم آ رہا ہے. ٹھیک. اچھا, لوگ بارش کی وجہ سے, سردی کی وجہ سے سوچتے ہیں گرم کپڑے پہنیں گے, آپ کی سوچ صرف پکوڑوں سے شروع ہو کے پکوڑوں میں ختم ہوتی ہے؟ نہیں, میں نے پکوڑے پہ تو بات ہی ابھی کی ہے. میں تو سردیوں کے تو میں تو ترس کی, میں تو روز بات کر رہی ہوتی ہوں کپڑوں کی بھی سب چیزیں, لیکن آج کیونکہ میرا دل بڑا پکوڑے کھانے کو کر رہا تھا اور جب میں نے کہا میں بیسن خرید کے لاتی ہوں دھوپ نکل آئی, یہ غریب نہیں والی بات ہوتی ہے پھر. چلیں بلوچستان کا بھی رخ کر لیتے ہیں. کوئٹہ سے عطیہ اکرم ہمارے ساتھ ہیں. عطیہ, ظاہر ہے بلوچستان میں چونکہ تباہی بھی آ چکی ہے ان بارشوں کی وجہ سے, تو ویسے اوور آل موسم کیسا ہے اور لوگوں کے حالات کیسے ہیں, یہ ذرا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو. جی, اگر اوور آل بلوچستان کی بات کی جائے تو بالائی اضلاع جو ہیں وہاں پر کافی عرصے سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے باعث جو ہے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں. گھروں میں تقریباً 4 فٹ پانی جا چکا ہے. گوادر کی اگر بات کی جائے تو وہاں بہت تباہی مچی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اضلاع ہیں وہاں پر بھی بارشیں اور کچے مکانات جو ہیں وہ اس کی زد میں آئے ہیں اور وہ کافی جو ہے نا متاثر ہوئے ہیں. اور وہاں پر پی ڈی ایم اے کی طرف سے جو ہے وہ ریلیف کا کام بھی جاری ہے. اور اگر ہم بارشوں کی بات کریں تو ابھی جو ہے مزید بارشوں کا بھی محکمہ موسمیات نے جو ہے وہ الرٹ جاری کیا ہے کہ مزید جو بارشیں بھی جو ہیں ان کا ایک نیا سسٹم داخل ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پورے صوبے میں بارشیں جو ہیں وہ متوقع ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پہاڑوں کے اوپر برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے اور اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کیا ہے. کان میں ترزئی اور کوجک ٹاپ پہ جو ہے وہ برف باری کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ شب جو ہے برف باری کے باعث کان میں ترزئی کا علاقہ جو ہے وہ بند ہو گیا تھا, لیکن پی ڈی ایم کی ٹیم نے ریلیف بھجوا کر اس روڈ کو کھول دیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو بلا وجہ سفر کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ تفریح مقامات کی طرف جو ہے وہ بالکل بھی رخ نہ کریں کیونکہ مزید برف باری کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے. جیسے علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو انہوں نے بھی صبح ہی پبلک سروس میسج دیا تھا کہ پلیز اگر آپ لوگ ایسی تفریح مقامات کا رخ کرنا چاہتے ہیں تو بی ویری مچ کاشیس اباؤٹ دا ویدر, اور کیونکہ جو سنو پڑی ہے. اچھا عطیہ, کیونکہ ویدر پہ آپ اتنی دفعہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں اور ہم نے آپ کو جب بھی دیکھا آپ نے صرف اور صرف ایک سویٹر پہنا ہوتا ہے. آج میں دیکھ رہی ہوں آپ نے کہا ونڈ بریکر پہنا ہوا ہے, آپ نے رین کوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے گلوز بھی پہنے ہوئے, تو آپ کو تو آج دیکھ کے ہمارے لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا ہے کہ بھائی کوئٹہ میں تو بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے. بالکل مدیحہ, یہ کہنا چاہیے کہ مدیحہ کی اور کراچی والوں کی پرزور فرمائش پہ آج میں نے گیٹ اپ بھی چینج کیا ہے اور سردی نے مجھے شدید مجبور بھی کر دیا ہے کہ میں بہت کچھ پہنوں اور میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کیپ شال کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک کمبل بھی لپیٹ لوں کیونکہ اتنی یخ بستہ ہوائیں ہیں کہ وہ جو ہے نا کھڑا ہونا بھی مشکل کر رہی ہیں اور بولنا بھی مشکل ہو گیا ہے. اور اگر مدیحہ دوسری جانب ہم موسم کی بات کریں تو موسم تو اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ بھی کوئٹہ آئیں اور اس موسم کو انجوائے کریں کیونکہ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی ہے. اور جیسے ابھی آپ ذکر کر رہی تھی پکوڑوں کا, تو آپ کو پکوڑوں کے ساتھ ساتھ کوئٹہ کی جو ٹریڈیشنل ڈشز ہیں وہ بھی کھلائی جائیں اور ساتھ ساتھ میں آپ کو فیلڈ میں لے کر گھوموں. بالکل مدیحہ جو ہے مدیحہ کراچی, وی ہیو ٹو ڈو اٹ ناؤ. اب میں بالکل کوئٹہ آؤں گی اور ہم کوئٹہ میں, کیونکہ میں پہلے جب کوئٹہ آئی تھی تو مجھے اتنا مزہ نہیں آیا تھا. میں اب آپ کے ساتھ عطیہ کے ساتھ پکوڑے نہیں ملے ہوں گے نا اس وقت آپ کو, اس لیے مزہ نہیں آیا. نہیں, اس وقت میں پکوڑے مجھے اس وقت موسم اور تھا. بٹ دا تھنگ از دیٹ عطیہ آئی ووڈ ریئلی انجوائے یور کمپنی, کیونکہ عطیہ ماشاءاللہ سے ایک تو حاضر جواب ہیں, دوسرا آج انور صاحب نے بھی ہمارا کافی کلیجہ ساڑا ہے بتا کے کافی بھی انہوں نے پی ہے. ویسے کوئٹہ کا موسم جاننا ہو تو ویدر فور کاسٹ جاننے کی بجائے صرف ان کی ڈریسنگ دیکھ لیں. اگر انہوں نے ایسے پہنے ہوئے تو بہت سردی ہے, اگر کپڑے ذرا ڈفرینٹ ہے تو کم سردی ہے. کیونکہ عطیہ بتاتی ہے کہ جی ہم بڑے ڈھیٹ ہو چکے ہیں, سردی تھی پڑتی, لیکن آج ڈھٹائی کوئٹہ والوں کی نا سائڈ پہ پڑ گئی ہے. عطیہ ہمارے ساتھ موجود تھی کوئٹہ سے, اور ساتھ میں انور خان ہمارے نمائندے کراچی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں ویدر کی اپڈیٹس دے رہے تھے. اور کیسے ہم پرسوں ہی تعریف کر رہے تھے, انہوں نے اتنی پیاری لیدر جیکٹ پہنی ہوئی تھی انور خان صاحب نے, ہم نے کہا چلو نکلی تو بکسے سے, وہ دیکھیں واپس چلی گئی.
आज धूप निकल आई, खैर कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है। और कराची में तो कुछ अरसे से ये तवातर के साथ हो रहा है। मौसम जब सोचते हैं कि अब गर्मी आ गई है, कपड़े रख दिए जाते हैं ठंड के, तो उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। बड़ा अजीब सा मौसम होगा ना, अनप्रेडिक्टेबल। चलिए शुक्र है, मैं कहती हूँ ज़िशान, कि इस वक्त कराची वालों को जैकेट और हुडीज पहनना नसीब हुई, वरना यहाँ तो बस एक शॉल आपने ले ली, आपने वेस्ट कोट पहन ली, तो आपका गुजारा हो जाता था। अच्छा, क्योंकि हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, कोयटा की बात कर रहे थे, जहाँ पर तबाही के हमने वाले से बात की, तो वहाँ पर हम और दूसरे इलाकों की भी बात करेंगे जहाँ पर हालात थोड़ी बेहतर हैं। स्पेसिफिकली अगर हम ज़ियारत की बात करें तो ज़ियारत पे जो बर्फ़ पड़ी है उससे वहाँ का बिल्कुल ही जो मंजरनामा है ना वही चेंज हो और गया है। एंजॉय करने के लिए लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हैं हैदाद बाबर, वो बता रहे हैं वहाँ पर किस तरह से लोग आ रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़ारा शहर में मौजूद हूँ। ज़ारा शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब मुल्क भर से सियाहों ने ज़ियारत का रुख कर लिया था और मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए सियाहों ने ज़ियारत के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में स्टे लिया हुआ है। ज़ियारत में गैस प्रेशर गायब है, बिजली की लोड शेडिंग जारी है। अवाम और सियाह के लिए मुश्किलात पैदा हुए हैं। ज़ियारत के शहरियों से जानेंगे कि वो क्या कहेंगे। ज़ियारत बहुत खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह, और बर्फ़बारी भी हो रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। यहाँ ज़ियारत में गैस नहीं है, बिल्कुल नहीं है, न होने के बराबर है। और बिजली तो बिल्कुल आंख मचोली है, 2 दिन से बिजली नहीं आती है। जी, ज़ियारत चूँकि बलूचिस्तान का खूबसूरत और बल्कि सरतरीन इलाका में शुमार किया जाता है और सियाहों और ज़ियारत के शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हुए हैं। जी, मुश्किलात पैदा हो रही हैं, हिदायत बता रहे थे। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मौसम अच्छा जितना मर्जी हो, लेकिन अगर घर में गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, तो फिर मौसम कहीं पीछे रह जाता है, मुश्किलात हावी हो जाती है। हम इसलिए बता रहे हैं मौसम अच्छा है, ना बिजली आ रही है ना गैस आ रही है, घर से बाहर निकल के चले बर्फ एंजॉय कर लें, और क्या हो सकता है। लेकिन फिर भी एहतियात करनी चाहिए। अभी आपने देखा गाड़ियाँ बिल्कुल अटी हुई थी बर्फ के अंदर। देखिए, क्योंकि मसला ये है कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि एक तो स्नो टायर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, दूसरा ये कि जब आप ट्रैवल को निकलते हैं इन शुमाली इलाका जात को, तो स्पेशली यू हैव टू चेंज योर व्हील्स ताकि खुदा न खासा कोई एक्सीडेंट रोनमा ना हो। तो प्लीज गाड़ी भी चेक करवा के उसका इंजन, हर चीज़, ऑयल एटसेट्रा, क्योंकि रास्ते में आपको शायद ना तो अच्छा मैकेनिक मिल सकता है, ना ये तमाम तर सहूलियात मिल सकती हैं। तो इसलिए पूरी तरह से गाड़ी को खुद तो फिट हो, लेकिन गाड़ी भी फिट होनी चाहिए जिस पे आप ट्रैवल कर रहे हैं, बिलखुसूस जो बर्फ वाले इलाके हैं। कितनी बात करते हैं ना मेंटेनेंस सर्टिफिकेट की। मुझे बताएं, ये जो मोटरवे पे भी जो गाड़ियां चढ़ती हैं, कभी कोई चेक करवाता है जी कि हमारे टायर्स के साथ कोई मसला तो नहीं है? और ये होता तब है, खुदा ना खास्ता जब कोई हादसा होता है उसके बाद शोर मचता है, सर्टिफिकेट चेक किए जाएंगे, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट जीरो निकलता है। बिल्कुल जी, 0/0 होता है रिजल्ट। अच्छा, क्योंकि मुल्क में मौसम इस वक्त यही वो टाइम है, हम आपको अच्छे बर्फबारी के मनाजिर दिखा सकते हैं। तो पूरे मुल्क में स्पेसिफिकली अगर हम स्वात का रुख करें, कलाम का रुख करें, मेरी मदीहा की वजह से रोजाना स्वाद की खबरें शामिल की जाती हैं, इन्हें बहुत पसंद है स्वाद। मैं क्या करूं, थैंक यू सो मच मेरी टीम का। रोज मुझे स्वाद की, वो कहते इधर ही बैठे स्वाद की सैर हम आपको कराते। मैंने बस छुट्टी मांग ली थी कि स्वाद जानो, ने कहा ओके बैठे, शो में आपको स्वाद दिखाएंगे। तो कैसा मौसम है दिखाते हैं। चले जी प्लीज, लेकिन जब आप अपना कोई भी टूर कहीं प्लान कर रहे हो, स्नो डिप नी डिप स्नो है, सो प्लीज बी वेरी मच कॉशियस। मेरी अंग्रेजी आज फंस के निकली, मुझे ठंड लग रही है स्टूडियो में। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद ना हमें एक स्टीरियोटाइप जो है वो ब्रेक करना है। हमें एक बहुत ही बड़ी सतह पर एक जो मिथ है ना, उसको आज यहाँ पर ख़त्म करना है। और ये मिथ मैं ख़त्म नहीं करूँगी, जो डिस्कशन का आगाज़ करेंगे ना वो करेंगे ज़िशान, क्योंकि हो सकता है आप कहेंगे जी मैं तो बंदी हूँ, तो मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी देती है मुझे आपने वैसे। हाँ जी, तो तासुर ये होता है कि ख़वातीन अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती हैं, बल्कि एक अगर कोई गाड़ी आगे आड़ी तिरछी है या स्लो चल रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पीछे बैठे हुए लोग यही अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे कोई खातून ड्राइव कर रही होगी। और मैंने आते ही मदीहा से इनका ड्राइविंग लाइसेंस इसीलिए चेक किया था कि ये ड्राइविंग करती हैं कि नहीं करती हैं। बहरहाल, लेकिन ये जो मिथ है ना, इसका खात्मा होना चाहिए। और ख़ासतौर पर जो आज की जनरेशन है, जो फीमेल्स हैं, वो तो इतनी अच्छी ड्राइवर्स हैं कि वो जो बाबे हैं, उन मेरे जैसे बाबे, उनको भी पीछे छोड़ देती हैं। तो ये वाकई इस मिथ का खात्मा होना चाहिए। कभी कभी ना इतना बुरा लगता है, मैं पहले तो आपको लगता था लोग आपको अप्रिशिएट करें। मैं कभी जब गाड़ी अगर पैरेलल पार्किंग वगैरह भी करती थी, कुछ भी करती थी, तो मुझे अक्सर लोग कहते थे
हाय बाजी हमें लगा कोई बंदा ड्राइव करे, इतनी अच्छी आपने पार्किंग की है। तो मैं कहती क्यों, क्या कोई बंदी अच्छी गाड़ी पार्क नहीं कर सकती, अच्छी ड्राइव नहीं कर सकती? मैं आपको आज ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ, मैं अपने भाइयों से भी, मैं अपने मियाँ से भी अच्छी गाड़ी ड्राइव करती हूँ, मैं ड्राइवर से भी अच्छी गाड़ी ड्राइव करती हूँ। आप मुझे बड़ा ट्रक दे दें, मैं वो भी अच्छी ड्राइव करूंगी। और मैं बड़ी कॉशियस ड्राइवर हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि यूजुअली जब मैं ड्राइव करती हूँ मेरी अम्मी मेरे साथ बैठी होती है तो मैं और ज्यादा कॉशियस हो जाती हूँ। वैसे ये तो या तो उनका कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, वो शदीद मेरी अम्मी कहती है मैं इसके साथ बैठ जाऊंगी, मैं और किसी के साथ नहीं बैठूंगी। तो ये देखें, इसमें तो एप्रिसिएशन बनती है जी। हाँ, इस पर appreciation बनती है। मेरे ख्याल से इस myth को ब्रेक करने की जरूरत है हम, क्योंकि होता ये है कि हम जब एक बंदी से कहते हैं हाय अल्लाह पता नहीं ये गाड़ी बैक करने लगी हमें मारी ना दे, तो वो बेचारी उसका कॉन्फिडेंस मादा वहाँ खत्म कर हो जाता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर हमारे साथ मौजूद हैं वुमेन ड्राइवर हैं आयशा गनी साहिबा, और मिथ को ब्रेक करने के लिए आयशा साहिबा जैसी जो फीमेल्स हैं उनकी हमें बहुत ज़रूरत है। आयशा, ड्राइविंग करते हुए ये जो सड़कें हैं हमारी, खासतौर पर अगर कराची की बात की, टूटी फूटी सड़कें हैं, उसके अलावा जो दीगर मोटरसाइकिल वाले हैं वो बार बार आपको परेशान कर रहे होते हैं, इसके अलावा क्या क्या मुश्किलात आती हैं ड्राइविंग करते हुए? बहुत सारी मुश्किलात आती हैं। आपको कोई अक्सर ऐसा होता है, कभी आप रात को घर से बाहर निकले हो तो लोग लड़के आपको देखेंगे तो आपको फॉलो करते हैं बहुत ज़्यादा। तो कैसे डील करते हैं फिर? कैसे डील करते हैं? उनको इग्नोर करना चाहिए, ये सब सोच के कि छोड़ दो कोई बात नहीं। और जब आपके साथ ज़ाहिर है फैमिली होती है तो आपको इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है, उनको जवाब देना चाहिए। और अकेले हो तो ज़ाहिर आपको जवाब नहीं देना चाहिए, आपके लिए नुकसान दे। अच्छा आयशा, आप तो माशाल्लाह से वैसे भी कॉन्फिडेंट हो, बिकॉज बकरा ईद पे भी आप हमारे पास जब आई थी तो आप मवेशी मंडी में भी आपके अपने आप काउ सेलर भी हैं, उसके बाद आप बाइक भी चलाते हैं, और पाकिस्तान में बाइक चलाना इज़ नॉट समथिंग वेरी आसान, तो बाइकर्स का होना, फिर आप गाड़ी भी चलाती हैं। और मैंने खुद ये नोट किया है कि जब आप अगला टारगेट क्या है? बाइक गाड़ी के बाद ट्रक में दसो, ट्रक चलाने, ट्रॉला चलाने, क्या चलाने? कोई इशू नहीं है, वो भी चला लेंगे, आराम से चला ले। लड़कियां चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं। एग्जैक्टली, मतलब उनको कॉन्फिडेंट, उनका अपना कॉन्फिडेंट लेवल होना चाहिए, घर की सपोर्ट होनी चाहिए, फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करने चाहिए। मुझे घर वाले काफ़ी सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह से। अच्छा सॉरी, आप यंग हैं तो यंग जो लड़कियां होती हैं डेफिनेटली उनके लिए ज़रा ज़्यादा आसान होता है ड्राइविंग सीखना भी और रिस्क लेना भी। तो क्या जो अधेड़ उम्र की खवातीन हैं उनके लिए मुश्किल होता है ड्राइव करना और आपके लिए आसान होता है? ऐसा भी कोई ऐसा कुछ नहीं है, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता, बल्कि उनको तो ज़्यादा नॉलेज होती है। अच्छा, कि आपको कैसे चलानी है, क्योंकि वो अपने बच्चों को देखते हुए आ रही होती हैं कि हाँ गाड़ी कैसे चलानी है। उनको खुद ही इतना नॉलेज हो जाती है कि वो बैठती हैं, हाँ बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है आपको, वो बता रही। बड़े बड़े जब हादसा देखते हैं, ये जो ट्रक ड्राइवर्स, जो ट्रॉला चला रहे होते हैं, ये जो बच्चों की स्कूल वैन चलाने वाले अक्सर ड्राइवर्स को देख रहे होते हैं, वो किस तरीके से गाड़ी चला रहे होते हैं। मेरे ख्याल से हर एक के पीछे नंबर लिखा होना चाहिए ताकि आप शिकायत कर सकें, क्योंकि इस बंदे के जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप अपने बच्चे दे रहे हैं। अच्छा मुझे बताएं, घर वालों का कितना किरदार होता है आपको कॉन्फिडेंस देने में? क्योंकि मैंने यूजुअली देखा अपने सर्कल में भी कि मैं किसी खातून से पूछूं, अच्छा आप गाड़ी क्यों नहीं चला रही, आपने तो बहुत पहले सीखी थी, तो वो कहती है एक दफ़ा ना मेरी गाड़ी लग गई थी। तो भाई बात सुने, बंदों से गाड़ी नहीं लगती। बिल्कुल। तो खवातीन को क्यों रोक दिया जाता है इसमें? असल में ये सोच के ऊपर डिपेंडेबल, हमारी सोच कि लड़की से गाड़ी लग गई तो बस अब नहीं देना, और लड़के से लग गई तो लड़कों के भी तो एक्सीडेंट्स होते हैं। सिक्योरिटी खदशात है कि हो सकता है हमारी माँ, हमारी बेटी, हमारी बहन अगर अकेले निकलेगी तो हो सकता है कि जो बाकी लोग हैं इसको तंग करेगी और इसकी सिक्योरिटी को इशू हो सकता है। प्लस सिक्योरिटी, दोनों चीज़ें। एक दफ़ा गाड़ी लग भी जाए ना तो कॉन्फिडेंट उनका गिराना नहीं चाहिए, बढ़ाना चाहिए। मुझसे एक दफ़ा लगी है। उसके बाद क्या हुआ? कॉन्फिडेंस चेक तो नहीं हुआ? नहीं, उसके बाद कॉन्फिडेंट और बढ़ गया। अच्छा। क्योंकि मेरे पास ऐसे ही नहीं लगी थी, एक स्नैचिंग हुई थी, उस सिलसिले में लगी थी। अच्छा, आपने भागने की कोशिश की, फरार होने की कोशिश की, बचने की कोशिश की। ऐसा ही अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है, गाड़ी चलाना एक अलग बात है, लेकिन खुदा ना खास्ता कहीं गाड़ी खराब हो जाती है, पंक्चर हो जाती है, वो एक बहुत बड़ा मिशन होता है। हम लोगों के लिए तो ये ना कि चलें जी आस्तीने चढ़ाकर आप टायर चेंज करने लग जाए। अब मुश्किल नहीं होता। अच्छा, मैं बाइक भी, आप लोगों को पता है बाइक भी मैं राइड करती हूँ, तो अब मुश्किल नहीं होता, आसानी है। तो बाइक और गाड़ी में तो बड़ा फर्क होता है। आजकल इतनी सारी एप्लीकेशंस हैं, आपने बुलाया। अच्छा, खवातीन को ये भी लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि भाई हम मतलब तपती भी धूप में खड़े होकर अपना टायर को चेंज कर रहे होंगे ना तो कोई मदद के लिए नहीं आएगा। एक खातून वैसे गाड़ी से बाहर निकलेंगी तो पूरा पाकिस्तान पहुंच जाएगा। क्या नहीं, ये सॉरी ये गलत बात है। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता। अब नहीं कोई होता। किसी लड़की को कुछ बोल भी रहा होगा ना, सब तमाशा देख रहे होंगे कि हो क्या रहा है, कोई आगे नहीं आता। लेकिन कुछ भी अभी ऐसे लोग अभी भी काफी लोग ऐसा अक्सर भी मेरे जैसे लोग हैं जो अगर कहीं खातून की गाड़ी खराब हो तो रुक जाते हैं, दुआ करते जा रहे थे अल्लाह की गाड़ी खराब हो जाए मैं उनकी हेल्प कर दूं। ऐसे लोग भी होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। लेकिन मेरे ख्याल से इस मिथ को ब्रेक करने की ज़रूरत है और इस हवाले से हम जितनी बात करें उतना ही बेहतर है, क्योंकि
अच्छी बात है, आपकी बच्चियां अगर बाइक चला रही हैं, आपकी बच्चियां अगर गाड़ी चला रही हैं, आपका कॉन्फिडेंस उनको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे उनकी जो जितना वो डिपेंड आप पे करती हैं, उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म होगी। और बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि देखें मैंने ज़िशान बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जिनके कॉलेजेस अगर दूर होते हैं, जिनके स्कूल्स अगर दूर होते हैं, तो उनके पेरेंट्स उनको वहाँ से उठवा लेते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। और जिम्मेदारी एक तासुर है कि जी बड़े की जिम्मेदारी है या बाप की भाई की जिम्मेदारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये खुद भी इंडिविजुअल्स हैं। स्कूटीज आ गई हैं दुनिया जहान में, हमारे हमसाया मुल्क में देखिए स्कूटीज मौजूद हैं, उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो स्कूटीज चलाएं अपनी। ट्रू ट्रू। बहरहाल इस पर तो बात हमने करी ली है। एक अहम खबर भी नाज़रीन को देनी है। नेवल फार्म्स और नेवी सेलिंग क्लब के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला सुना दिया गया है। अदालत नेवल फार्म्स और सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार दे चुकी है। ये अहम खबर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये फैसला सुनाया है और फैसले में कहा गया है कि नेवी के पास नेवल फार्म्स और नेवी सेलिंग क्लब बनाने का इख्तियार नहीं है। हेडलाइंस ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अच्छी बातें तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ परहेज़ कहते हैं ना इलाज से बेहतर है। तो जिस तरह से कोरोना आया, छाया और परेशान किया, उसके बाद हमने उस पर काबू तो पा लिया, लेकिन अब ओमिक्रॉन का हमें सामने और केसेस बढ़ रहे हैं। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या कराची हो, ये बड़ा अलार्मिंग है। और वजह फिर वही है कि हम एहतियात करना हमने छोड़ दी हुई है। एहतियात भी नहीं कर रहे, हम वैक्सीनेशन भी नहीं करवा रहे। और आप देख रहे हैं ना कि कराची में 40% ओनली जो लोग हैं यहाँ पे वैक्सीनेटेड हैं। सो प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। जिन्होंने वैक्सीन करवा ली हुई है वो बूस्टर्स की तरफ भी जाना शुरू कर दें। 30+ अगर आपकी एज है तो आराम से आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर में चले जाएं। दूसरी बात ये मैं आपको ज़िशान, मैंने पता क्या ट्रेंड देखा है, अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग आपको मिलने आते हैं और अपने इसरार पे क्यों हो बहुत अरसे से मिली नहीं, मैं आ रही, आई एम कमिंग, अच्छा आ जाते हैं, जफ्फियाँ भी डालनी चले जी। अगले दिन जाके पता क्या मैसेज कर रहे थे, मेरा ना कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया तो प्लीज गेट योरसेल्फ टेस्टेड। तो आप क्यों आई थी? वो तबीयत मेरी खराब थी, टेस्ट भी करा लिए थे। सिम्टम्स पता होते हैं आने से पहले कि हम बीमार हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन बस वो सुपरमैन बनना है ना, आना है और दूसरों को मुतासर करना है। दूसरों को मुतासर करना है तो खुदा का खौफ करें भाई। मतलब हो सकता है कि आप जो वेरिएंट लेके आप सफ़र करें, गो के ओमिक्रॉन जो है अभी इस हवाले से पता चल रहा है कि इतनी लिथैलिटी नहीं है, लेकिन आप अगर डेल्टा वेरिएंट लेके ट्रैवल करें या कुछ भी और किसी के पेरेंट्स को हो जाए और वो मुतासर हो जाए, किसी का जानी नुकसान हो जाए, तो आपको पता ना कि फिर ज़रा सा भी कोई सिम्टम्स फील हो रहे हैं, बुखार या कुछ भी, तो कोशिश करें ना जाएं, लोगों से ना मिलें, एहतियात करें। ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और दूसरों के लिए भी। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो दूसरों का भी हो। वो कपड़े बनवा लिए ना शादियों के, तो दिखाने भी तो हैं लोगों से कि हमने तो महंगे महंगे कपड़े ले लिए, तो मैं तो जाऊंगी शादी पे, मैंने तो खाना है खाना भाई, तो मैंने तो क्योंकि मैंने सलामी दी है तो मेरे मास्क तो उतारना और खाना तो मैंने खाना। उसके बाद ओमिक्रॉन सलामी देने आ जाता है। हाँ, ओमिक्रॉन ने कहा अस्सलाम वालेकुम बाजी, आई एम हियर फॉर यू। सो प्लीज बहरहाल ये इस पर केयर करनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। और वो पीट रहे हैं एनसीओसी वाले भी कि बस कर दें जी, एहतियात कर लें, मास्क का इस्तेमाल करें, कोई सुनता ही नहीं। यू रिमेंबर इतने अरसे से 0.4 से नीचे जो पॉजिटिविटी की शरह थी, आज वो कितनी है? दैट इज 2.52। 2.5। बहरहाल अपील करते हैं जी, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, ज़ाहिर है, और हम क्या कर सकते हैं? एहतियात कर लें, थोड़ा सा अपना ख्याल कर लें और इसी पर बात करते रहेंगे आगे भी, लेकिन फ़िलहाल टॉप स्टोरी शामिल कर लेते हैं। पुरअमन पाकिस्तान, कराची के जोड़े को बाइक पर घूमने का जुनून। हर माह 1 से 2 बार किसी भी तफरीह मकाम का रुख करना ज़रूरी समझते हैं, दुश्वार गुजार रास्ते भी उनके शौक को कम ना कर सके। पंजाब में 300 के करीब बच्चे लापता। बच्चे कहाँ हैं, किस हाल में हैं, पुलिस ला इल्म। सुप्रीम कोर्ट का कहना है तफ्तीश का मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है। आईजी पंजाब को लापता बच्चों के मुकदमात खुद देखने के अहकामात। पंजाब के नौजवानों के लिए एक अच्छी खबर, पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान के लिए 2 बरस की रियायत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के बाद काबीना से भी मंजूरी ली जाएगी। जी जनाब, तो सबसे पहले तो हम जो पंजाब में रहने वाले नौजवान हैं उनको एक अच्छी खबर देते चले, वो ये कि सूबाई हुकूमत ने आपके लिए एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वो ये कि जो सूबाई मैनेजमेंट सर्विस के इम्तिहानात हैं उसमें जो उम्र की रियायत आपको मिल गई है, और अब ये उम्र की जो रियायत है ये हो गई है +2 ईयर्स। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने तो इसकी मंजूरी दी है, लेकिन अब काबीना से इसकी मंजूरी कराना
इम्पॉर्टेंट। 2 की बजाय अगर 20 साल की रियायत हो जाती तो शायद मुझे फायदा हो जाता कोई। 20 साल तो अभी आपकी उम्र ही क्या, अभी तो 19 साल की तो मसा मैं करके यही आप सुनना हुए। चाह रहा था actually, मैं यही सुनना चाह रहा था। बस तो चेक दे दीजिएगा आप। तो वज़ीर आला पंजाब ने ये फैसला किया है, हज़ारों नौजवान हैं जी, इनको पीएमएस के इम्तिहान में हिस्सा लेने का ना सिर्फ मौका मिलेगा बल्कि इनके लिए फिर एजुकेशन, हेल्थ समेत कई सरकारी जो महकमे हैं वहाँ मुलाजमतों के दरवाजे भी खुलेंगे। और अल्टीमेटली यही एक फ़ायदा है ना जी, मुलाजमतें मिलेंगी और ये मुल्क की तरक्की के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे, अपने घर वालों को पाल सकेंगे। तो ये सब पॉजिटिविटी है और वज़ीर आला पंजाब ने जनाब ये इकदाम उठाया, लेकिन अभी पंजाब काबीना से इसकी मंजूरी लेना बाकी है। बिल्कुल जी, और इसी वाले से मजीद बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बड़ा अच्छा इकदाम है, बड़ा अच्छा डिसीजन है जो लिया गया है पंजाब के नौजवानों के लिए। मुझे बताएं कि इसके बाद आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितने नौजवानों को मजीद मौका मिलेगा इन इम्तिहानात में हिस्सा लेने का? देखिए, वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार साहब की तरफ से ये जो वन टाइम रिलैक्सेशन दी गई है 2 साल की, और 1 जनवरी 2022 से इसका इतलाक़ होगा। और जो भी नौकरियां आएंगी उसमें जो लोग अप्लाई कर रहे होंगे उसमें उनको 2 साल ऐड कर दिए जाएंगे। और पहले जो भी उनकी लिमिट होगी, अगर 30 साल का शख्स अप्लाई कर सकता था पहले, तो 32 साल का कर सकेगा। अगर कोई और उम्र होगी तो उसमें 2 साल मज़ीद ऐड हो जाएंगे। और अगर पहले से किसी कानून के तहत या किसी रेगुलेशन के तहत कोई रिलैक्सेशन दी गई है पहले से ही, तो ये रिलैक्सेशन जो है ये उसके ऊपर मज़ीद उसका इजाफा होगा। अच्छा हसन साहब, जो बीएस पास उम्मीदवार है किन शोबों में और किस कैटेगरी, किस ग्रेड तक की जो नौकरियां हैं वो अवेलेबल होंगी इसके बाद? देखिए, वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुज़ार साहब ने जो ये रियायत दी है, इसका इतलाक़ पंजाब की जो ग्रेड 1 से 16 की तमाम नौकरियां हैं उन पे होता है। और इसमें सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट शामिल नहीं है, बाकी तमाम डिपार्टमेंट्स पे इसका इतलाक़ होगा। इसी तरह जो पीएमएस का इम्तिहान है उसके लिए भी इसका इतलाक़ होता है, कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस के लिए जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। तो आपको पता है कि हज़ारों लाखों नौजवान जो है नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं, और इंशाअल्लाह वो तमाम लोग जो जिनकी एज लिमिट पूरी हो गई थी और जो कोरोना के दौरान अप्लाई नहीं कर सके थे या इम्तिहान में अपीयर नहीं हो सके थे, वो अब क्वालिफाई करेंगे और इस सहूलत से फ़ायदा उठाएंगे। चलिए ज़बरदस्त, ये तो इम्तिहान होगा वैसे नौजवानों के लिए, लेकिन आपकी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि पूरे प्रोसेस में, क्योंकि जॉब इंटरव्यूज़ भी हैं, फिर उसके बाद जो इम्तिहान होंगे, इसमें शफाफियत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको आप कैसे इंश्योर करेंगे? जी देखिए, हमारे तमाम जो इम्तिहानात हैं उसकी शफाफियत जो है हमारी पहली तरजीह है। और पीएमएस के जो इम्तिहान है उसमें भी शफाफियत को खुसूसी तौर पर मलूज़ खातिर रखा जाता है, और इंशाअल्लाह उसी स्टैंडर्ड को हम आगे लेके चलेंगे, बल्कि इसको इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर करेंगे। हमारी हुकूमत का जो ऑब्जेक्टिव है वो है ट्रांसपेरेंसी, वो है मेरिट, और हमारा मेरिट है बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट जॉब। लोगों को तजुर्बे और काबिलियत की बुनियाद पर हम नौकरियाँ देते हैं, उनके इम्तिहान लेते हैं, और उसी परफॉर्मेंस की बेस पे इन नौकरियों की अलॉटमेंट। तो हसन साहब, इम्तिहान लेट से पास हो गया, उसके बाद नौकरी हासिल करनी है, मराहिल क्या क्या होंगे उसके लिए? जी देखिए, ये मुख्तलिफ नौकरियों पर डिपेंड करता है, लेकिन जिस तरह पीएमएस का इम्तिहान है उसका अपना एक वजह करदा तरीका है। उसमें आपने तहरीरी इम्तिहान देना होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, फिर मेरिट लिस्ट बनती है, उसके बाद नौकरियाँ दी जाती हैं। इसी तरह कुछ इम्तिहानात के अंदर बाकी में मज़ीद टेस्ट भी होते हैं। तो ये तमाम नौकरियों के लिए, तमाम इम्तिहानों के लिए एक वज़ा करदा तरीका होगा, और उस वज़ा करदा तरीके को लोगों तक पहुँचाया जाता है, एडवाइस किया जाता है, ताकि लोग पूरे इन्फॉर्म हों, और उसके बाद उन मुख्तलिफ मरहलों से गुजरते हुए फिर वो नौकरी की स्टेज तक पहुँचते हैं। सही, तो चला, तो ये भी बता दीजिए कि क्या डेट्स होंगी इस साल इम्तिहानात की? ये इस साल भी इंशाल्लाह पीएमएस का जो इम्तिहान है वो मामूल के मुताबिक होगा। इस सिलसिले में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन अपनी अनाउंसमेंट करेगा, अपना स्केड्यूल देगा, और लोगों को टाइम दिया जाएगा तैयारी का, और इंशाल्लाह उस मामूल के मुताबिक जो है ये इम्तिहान। सही, ठीक है हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने बता दिया कि जी 2 साल जो बढ़ाए जा रहे हैं इसका फ़ायदा यकीनन होगा, और वही बात आप बोली कि शफाफियत बड़ी ज़रूरत है। और इन्होंने बोला कि वन टाइम, ये एक बार दी जा रही है, अब ये आगे नहीं दी जाएगी। ख्याल है उसके रिजल्ट्स के बाद शायद फैसला करें आगे। और मे बी इट्स बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से लोगों को इम्तिहान की तैयारी में मसला था, तो उन्होंने कहा कि वन टाइम अपॉर्चुनिटी है। माइट बी ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है एक दफ़ा ही सही, फ़ायदा तो होगा ना। हाँ, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अच्छा जी, आपको बताएं, हम जो बार बार और रोज आपको कह रहे होते हैं कि देखें टीके लगवा लें, टीके लगवा लें, वैक्सीनेशन के टीके लगवा लें,
आप नहीं लगवा रही भी। आपने देखा ना 2 फ्रेंच भाई जो बड़े पॉप स्टार थे, रॉक स्टार थे, ट्विंस थे, जो उन्होंने कहा वो एंटी वैक्स, जो आपको पता है एक पूरी कैंपेन चली है, जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं वो भी इसका शिकार थे, और उन्होंने कहा जी कि हम तो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। और क्या हुआ कि वैसे उन्होंने अपने चेहरे पे हर किस्म के, वो कहते हैं ना कि बोटॉक्स भी कराए, इंजेक्शन लगाए, सब कुछ किए, सब लोग उनको जानते हैं। बस एक चीज़ उन्होंने की, वो थी कि उन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई, और बिल्कुल विद इन अ वीक्स टाइम स्पैन दोनों भाइयों की आगे पीछे डेथ होगी, जो कि बड़ी अफसोसनाक बात है। अब एक्शन लिया जा रहा है लोगों के खिलाफ, चाहे वो बड़े बड़े स्टार्स हो जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई। और ये सिर्फ पाकिस्तान से बाहर ही हो सकता है। सुपरस्टार हैं नोवाक जोकोविक, मतलब उनका नाम जो है मेरा ख्याल है सभी जानते होंगे। टेनिस से जो दिलचस्पी रखते हैं, जो वाकफियत रखते हैं, उन्हें पता है नोवाक जोकोविक के। अगर वो पाकिस्तान आ रहे होते ना तो जनाब उनके फुल के कार्ड, कुछ भी किसी चीज की जरूरत नहीं, उन्होंने आए जी आया हूँ, आए खेले यहाँ पर, जो मर्जी करें। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने तो, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने बॉर्डर्स भी बंद कर दिए थे, न्यूजीलैंड ने बॉर्डर्स बंद कर दिए थे। 2 साल बाद वहाँ के लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला। हुआ ये, वहाँ पे उन्हें जा रहा है ग्रैंड स्लैम, ठीक है, टेनिस टूर्नामेंट, वहाँ पर पहुंचे। ये पूछा गया जी हेलो ब्रदर वेयर इज योर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेशन। उन्होंने कहा जी एक्सक्यूज मी, मैं तो बिल्कुल एंटी वैक्स, मैंने क्यों लगवाया, वो आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले। उन्होंने कहा ओके प्लीज डिपोर्ट कीजिए इनको वापस। और नोवाक जोकोविच, इमेजिन दुनिया के इतने बड़े टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच, उनको डिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट देख लें। देखा, हमारे एक वज़ीर आला होते थे बलूचिस्तान के, वो कहता था डिग्री होती है, असली हो या जाली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया वाले कहते हैं कानून होता है, और वो सिर्फ असली है, चाहे वो नोवाक जोकोविक हो या कोई और। हमारे कानून का इतलाक जो है आप पे होता है। और वो शुरू में हम दिखा रहे थे ना, टेनिस का रैकेट जोर से मार रहे थे, अभी भी शायद यही इस वक्त हालात होंगे उनके। अब वो कह रहे अपना रिकॉर्ड तोड़े होंगे, अपना सोचे वो अपनी चैंपियन को दिफा नहीं कर सके। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। लेकिन ये मैसेज है सबके लिए कि भाई जरूर इतलाक जो है सब पे होता है, और वैक्सीन लगवाएं। आपको देखें ना, जग हसाई भी है नोवाक जोकोविच की, और उसके बाद मतलब अगर मैं पंजाबी में बोलूं तो बड़ी बिस्ती हुई है इनकी। बिस्ती तो नहीं हो गई? हाँ बिस्ती नहीं हो गई, एग्जैक्टली, तो बहुत बड़ी बिस्ती हुई है। तो जरा इसका आप लोग ख्याल रखें। और देखिए मतलब आपके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट से ना मुझे कोई लेना देना है, ना जिशान को कोई लेना देना है, ना आपकी अपनी जिंदगी का दारोमदार इस इम्यूनिटी पे है। तो खुदा के लिए गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आज हमने सयाहत के वाले से काफ़ी ज़्यादा बात की, तो आज हम उन लोगों के वाले से बात भी करेंगे जो सयाहत को एंजॉय करने का कोई भी और किसी भी किस्म का जो मौका ना वो हाथ से नहीं जाने देते। जैसे आज हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं कैसे जोड़े की, जो महीने में एक बार बाइक पे बैठ के, ये नहीं किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, अच्छा, शहर से बाहर जरूर जाएंगे, सूबे से बाहर जरूर जाएंगे, मुश्किल काम है वैसे ये, और बाइक पे बैठ के। वेरी टफ। मौसम आपके सामने, वैसे इसके लिए जुनून चाहिए। हाँ। सोचे मतलब लोग उनका कितना ताकुब करते होंगे, उनको डिस्कस करते होंगे, उनके अपने फैमिली वाले के बारे में क्या कहते होंगे। वेरी राइट। तो ये जोड़ा कौन है, ये कौन है आप जो जाते हैं? बिल्कुल जी, मैं बता देती हूँ जनाब, हमारे साथ हसन अशरफ साहब मौजूद हैं, और हसन अशरफ साहब की अहलिया माहम खान हमारे साथ मौजूद हैं, जो बाइक पे जनाब सयाहत क्या कमाल करती हैं कि वो हर महीनों ने कहीं ना कहीं जरूर निकलना होता है। तो सबसे पहले तो हसन अशरफ साहब से हम पूछ लेते हैं, जो अपनी बेगम को पीछे बिठाते रहे, कहते हैं चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा ना बंदे दी जात होवे, लेकिन ये जाते शहरों की तरफ। हसन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये बताएं, बाइक पे बैठ के दूर दराज इलाकों की सैर करना, तफरी के लिए जाना कितना मुश्किल है, ये ख्याल कैसे आया? मैं एक दफ़ा कुमराट वैली गया था, और वहाँ पे मैंने ना एक 4x4 को जो है हायर किया वैली के अंदर जाने के लिए। लेकिन हुआ ये कि ग्लेशियर की बड़ा था रास्ते में पड़ा हुआ, और उसके ऊपर से हमारी जो जीप थी वो क्रॉस नहीं कर पा रही थी। लेकिन मैंने देखा कि एक लोकल जो है वो बड़े मज़े से अपनी बाइक लेकर आया और चढ़ा के ले गया। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी इस चीज़ को ट्राई करूँ कि जहाँ जहाँ गाड़ी या 4x4 भी ना जा सके, वहाँ पे हम बाइक से ज़रूर पहुँच सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने एक बाइक खरीदी, और उसको जो है वो उसके हिसाब से प्रिपेयर किया कि इसके ऊपर हम इस तरह के टूर्स कर सकें। अच्छा, आपकी अहलिया भी साथ होती हैं आपके, और ख़वातीन मोटरसाइकिल पर बैठना, सफ़र करना बड़ा मुश्किल होता है। ये शौक की वजह से उन्होंने फैसला किया आपके साथ आने का, या शक की वजह से? असल में इसकी कहानी थोड़ी सी ट्विस्टेड है। वो ये कि हमारी जब शादी हुई तो वो लॉकडाउन था, तो वैसे उस ज़माने में जो है वो बसेज और सारी एयरप्लेन वगैरह चीज़ बंद थी। तो हमने सोचा कि हम क्यों ना कुछ मुख्तलिफ तरह का टूर करें, और इसीलिए ये आइडिया मैं इनके सामने प्रपोज किया। इनको भी अच्छा लगा कि इस तरह से हम लोग करते हैं। लेकिन ये कि इनको साथ ले जाने से पहले मुझे खुद इसके लिए प्रिपेयर करना ज़रूरी था।
تو میں نے یہ کیا کہ میں نے پہلے کچھ بائکر گروپس کے ساتھ جو ہے وہ ٹریول کیا اور تاکہ میں ساری ڈائنامکس سمجھ سکوں کہ لمبے ٹورس کے اندر کیا کیا چیلنجز انوالو ہوتے ہیں، اور اسی لیے جو ہے جب میں خود اپنے حساب سے کانفیڈنٹ ہو گیا تو پھر میں ان کو اپنے ساتھ لے کے گیا. کیا بات ہے. اچھا ماہم، آپ یہ بتائیں، کیونکہ آف کورس اس سفر میں آپ ان کی ہم سفر ہوتی ہیں، تو جب کسی بھی علاقے کا انتخاب کیا جاتا ہے تو کیسے انتخاب کیا جاتا ہے؟ کون زیادہ مشورہ دیتا ہے؟ علاقے کا انتخاب ہم دونوں میوچولی کرتے ہیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم میں سے ایک کسی کو ریکمینڈ کرتا ہے کہ میں نے انٹرنیٹ پہ یہ جگہ دیکھی ہے یا فیس بک پہ دیکھی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، یہاں جایا جا سکتا ہے؟ تو پھر ہم دونوں سرچ اپ کرتے ہیں کہ یہاں پہلے کوئی بائکرز گئے ہیں یا کوئی گروپ جا رہا ہے، کتنا دور ہے، ہمارے لیے پاسبل بھی ہے یا نہیں. تو پھر ہم دونوں اس کو میوچولی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں. یہ تو اتنے علاقوں کو آپ نے سفر کیا ہے، جن علاقوں میں گئے ہیں اب تک سب سے زیادہ اچھا کون سا لگا جو یادگار رہا آپ کے لیے؟ ہم لوگوں نے سندھ اور بلوچستان میں کافی ایریاز میجرلی ایکسپلور کیے ہیں. ابھی ہم نے پنجاب یا کے پی کے ایز آف یٹ بائک سے ٹچ نہیں کیا. تو سندھ میں مینلی ہم نے یعنی کہ آپ سمجھ لیں 2-3 ڈیمز ہم نے ایکسپلور کیے ہیں. اس کے علاوہ کیرتھن نیشنل پارک میں ہم نے بہت سارے ایریاز ایکسپلور کیے ہیں. ہم لوگ مکلی تک گئے ہیں سندھ میں. اس کے علاوہ مکران کوسٹل ہائی وے ہم نے بہت ایکسپلور کیا ہے. کیا بات بھائی، بائک پہ بیٹھ کر آپ مکلی، مکران، کوسٹل ہائی وے، اتنی زبردست جگہوں پہ آپ لوگ گئے ہوئے، تو یہ تو بہت لمبے اور طویل راستے ہیں. تو یہ بتائیے گا اسپیسیفکلی حسن کہ آپ لوگ بریک کتنی دیر کے لیتے ہیں؟ کب جا کے آپ بائک روکتے ہیں؟ پھر کہاں جا کے آپ تھوڑا کیلولا کرتے ہیں یا تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں؟ ہم نے رکھا ہوا ہے کہ تقریباً 70 سے 80 کلومیٹر یا تو ہم چلا لیتے ہیں یا پھر ہم 1 سے 1.5 گھنٹے کا رکھتے ہیں. کہیں کہیں ہمیں سلو سپیڈ میں چلنا ہوتا ہے تو ٹائم پہلے آ جاتا ہے، اور کہیں پہ جو ہے ہم اگر تیز سپیڈ میں ہوتے ہیں تو ہم پھر کلومیٹر کے حساب رکھتے ہیں. اس کے اندر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بائک کا انجن کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے، گاڑی کے بنسبت اس کو تھوڑا وہ گرم زیادہ جلدی ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی تھوڑا ریسٹ دینا ہوتا ہے. اچھا، جو اسموتھ یا فلیٹ روڈ ہے ان کا حساب ڈفرینٹ ہوتا ہے، لیکن جو پہاڑی راستے ہیں خاص طور پر چڑھائیاں ہوتی ہیں، کافی وہاں پر مشکلات ہوتی ہے. سفر آپ نے کیا اور وہاں پر آپ کو خصوصاً کن کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ پہاڑی راستوں پہ ہم نے سفر کیا ہے. کہیں کہیں جو ہے وہ کیونکہ روڈ نہیں ہوتے ہیں، کچا ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ بائک پہ سامان بھی ہوتا ہے، تو آپ کو چڑھائی وغیرہ میں پرابلم ہوتی ہے، اور کہیں کہیں جو ہے وہ ٹائر پنکچر ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایسا کوئی مسئلہ ہمیں پیش نہیں آیا. باقی یہ خطرات تو آپ کو ضرور لاحق ہوں گے کیونکہ ساتھ میں آپ کی بیگم بھی موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی عورت ذات ہے تو انسان زیادہ کوشش ہو جاتا ہے. آپ مجھے ماہم یہ بتائیے گا کہ اکثر خواتین تو شہر میں بھی کہیں آنا جانا ہو تو بائک پر بیٹھنے سے گھبراتی ہیں. آپ تو اتنے طویل راستوں میں بھی بائک پر اتنے مزے سے بیٹھتی ہیں، انجوائے کرتی ہیں، مختلف شہروں کا رخ کرتی ہیں. آپ کو کبھی کسی مشکل کا سامنا ہوا؟ کبھی آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوئی؟ نہیں، الحمدللہ مشکل یا گھبراہٹ نہیں مجھے ہوتی، بیکاز ہماری ایک ایسی ریلیشن شپ بھی ہے جس میں ہم انجوائے کرتے ہیں آپس میں سفر کرنا. اس کے علاوہ میری نیچر میں ہے کہ میں تھوڑے سی تھرلنگ ایڈونچرز یا جو تھوڑے سے ایڈرینلن رش جن میں ہوتا ہے ان کو بہت انجوائے کرتی ہوں. تو یہ میرے لیے اچھا ہی رہا ایکسپیرینس. اچھا حسن، اشرف اور امام خان دونوں سے سوال ہے، پاکستان ٹورزم کے حوالے سے کیسا لگا؟ کیونکہ آپ کے جواب پر جو لوگوں کو پیغام جائے گا اس سے ٹورزم کو فروغ پانے میں بڑی مدد ملے گی. پاکستان ایک تو بہت ہی فرینڈلی کنٹری ہے. ہم اور بھی ممالک گئے ہیں لیکن جو ہاسپٹیلٹی ہمیں پاکستان میں ملتی ہے، اور میں کئی لوگوں سے ملا ہوں جو کہ فارنرز ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں جہاں بھی گھومتے ہیں جو ہاسپٹیلٹی ہمیں پاکستان میں ملتی ہے، چاہے وہ لوکل ہو چاہے وہ فارنر ہو، وہ ان میچیبل ہے. اور اسی طرح سے ہمارا ملک بالکل سیف ہے. ہر ملک میں کچھ نہ کچھ خامیاں خوبیاں ہوتی ہیں اور کچھ چیلنجز ہوتے ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور ایک سیف پلیس ہے. اور اس کے علاوہ ہمارا کلچر کافی ڈائیورس ہے اور بہت رچ ہے. یعنی ہمارے سندھ کے اندر الون آپ کو تقریباً 40 سے زیادہ کلچرز آپ ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. تو یہ بات ایک پاکستان کے بارے میں بہت ایکسلنٹ ہے کہ جس میں ٹورزم ہمارا بہت گرو کر سکتا ہے. چلیں، بہت شکریہ جی. امام خان اور حسن اشرف ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ جو جوڑا اپنی بائک کا انتخاب جنہوں نے کیا ہے کہ وہ مختلف شہروں کا رخ کریں گے، دور دراز کے علاقوں میں جائیں گے، تو اس سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کتنا سیف اینڈ سیکیور ہے. فائدہ بھی ہے، پتہ ہے دونوں ساتھ ساتھ ہیں. اگر شوہر اکیلا ہوتا تو بیوی کا بار بار فون آتا، میسج آتا، کہاں رہ گئے ہو، پہنچے نہیں ابھی تک. اب وہ ساتھ ہیں، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے کوئی بھی. صحیح. اور ساتھ میں بتاؤں ایک اور فائدہ کیا ہے، خواتین کی کوشش ہوتی ہے جیسے جیسے دوسرے شہروں میں جائیں نا تو ان کی کوشش ہوتی ہے ہائے چلو میں امی کے لیے کچھ لے لوں، بھائی کے لیے لے لوں، ساس کے لیے لے لوں، ان کے لیے لے لوں. اب بائک ہے نا، بائک پہ سامان کہاں رکھیں گے؟ تو آپ اشاروں کہتے ہیں I'm sorry میں آپ کے لیے کوئی گفٹ. لیکن سوری، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. خواتین کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈ لیتی ہیں کوئی نہ کوئی چیزیں ایسی خریدنے کا کہ جو وہ
ले जा सकें, बाइक पे भी कैरी कर सकें। रिंग ले ज्वेलरी कुछ देखा, खरीद सकते ऑप्शंस निकल आए, मैंने सिर्फ नाम लिया, ऑप्शंस फौरन निकल आए। एक वो मैं देख रही हूँ, मतलब मिन्ना बेचारी मेकअप खरीद सकती है, जोड़े नहीं खरीद सकती, या तो बाइक के साथ वो लगी हो ना 2 अदद क्या कहते हैं संदूकचियाँ, तो उसमें चीजें डाली लगी जाएं। हुई थी वैसे उसके साथ, हैं? वसन साहब को मजबूरन लगवानी पड़ी है। हाँ, कपड़े भी तो फोर जाके चेंज हाँ, करने, exactly. खाने पीने की चीजें भी, फिर साथ में खुदा ना खासा पेट्रोल ना मिले आगे जाके, तो उनको कोई ना कोई स्टॉक तो रखना पड़ेगा ना। ट्रू, बहुत मसाइल होते हैं। और मेरा ख्याल है एक संदूकची में तो शायद मेकअप का सामान ही होगा सिर्फ, भाभी का हमारी। नहीं हाँ, नहीं इतनी जो चीजें, अब वो आपको पता है दोबारा जमाने में जा रहे हैं, अम्मियाँ एक लिपस्टिक के साथ पूरा मेकअप नहीं कर लेती थी, वो होंठों पे भी लगा ली, गालों पे लगा ली, आंखों पे लगा ली, लो जी जनाब तैयार। ठीक है जी, तो ये बहरहाल पॉजिटिव चीज़ है, पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जा रहा है कि पाकिस्तान सेफ है, कि इतना सेफ है कि एक कपल यहाँ मोटरसाइकिल पर सफ़र कर सकता है, दूर दराज के इलाकों में जा सकता है, चाहे वो पहाड़ी रास्ते हों, चाहे कोई और रास्ता हो, तो पाकिस्तान महफूज है, और यही पैगाम हमें पूरी दुनिया को देना चाहिए। महफूज भी है और बहुत खूबसूरत भी। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर खुश आमदेद कहते हैं। और बारिश का कोई और फ़ायदा हो या ना हो, एक फ़ायदा ज़रूर आया हुआ है कि जो टॉप पोजीशन में था कराची शहर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से, पर्टिकुलर जो मैटर्स हैं उनकी तादाद के हवाले से, यहाँ अब फ़ज़ा बेहतर हो गई है। 37 पर्टिकुलेट मैटर्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं कराची की फ़ज़ाओं में, और दर्जा बंदी जो है वो 151 से 200 दर्जे तक आ गई है, तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हुई है जी। बिल्कुल जी, साथ में जो आपने कहा ना कि ये टॉप पोजीशन पे था, तो नहीं जी, टॉप पोजीशन पे था हमारा शहर लाहौर। अरे टॉप 10 पोजीशंस में तो था ना। अच्छा, टॉप, हाँ, वर्ल्ड में इस वक्त मतलब लाहौर जो है रोज 4th नंबर पे है, जी, 4th नंबर मतलब रोज हम डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फैसलाबाद का नंबर जो है वो उस वक्त सबसे ज्यादा है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा जो हम कह सकते हैं कि जी बुरी आ रही है। गो कि अगर हम पिछले दिनों का रिकॉर्ड चेक करें तो कदरे बेहतर है, लेकिन जो मौसम है, मौसम की वजह से थोड़ी बहुत बेहतरी हुई है। अच्छा, साथ में आपको ये भी बताएं कि पाक बहरिया का बारिश और सैलाब से मुतासर बलूचिस्तान के इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मुतासरीन को खुराक, पीने का पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी का सिलसिला जारी है। पाक बहरिया की मेडिकल टीम्स ने मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप लगाए हैं। और लेको रहमान है हमारे साथ। लेको रहमान, कुछ बेहतरी आई अब जिस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों के हालात में कुछ बेहतरी आई या नहीं? जी बिल्कुल, बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से बलूचिस्तान के जो दूर दराज साहली इलाके थे वहाँ पर जो होने वाली तबाहकारियों को कम करने के लिए और मुतासरीन की मदद के लिए रिलीफ ऑपरेशन नेवी की तरफ से उसका दायरा कार बढ़ाया गया है। मुतासर इलाकों में खुराक, पीने का साफ पानी और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जा रही हैं। पाक बहरिया की मेडिकल टीमों की तरफ से मेडिकल कैंप लगाए गए हैं जहाँ इलाज और अद्वियात की सहूलियात भी फराहम की गई हैं, और महफूज मकामात पर लोगों की मुंतकिली के लिए भी कोशिशें पाक बहरिया की तरफ से बढ़ाई गई हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी खड़ा है उसे भी निकाला जा रहा है, और इस मुश्किल की घड़ी में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि साहली इलाकों के अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम की जा सके। पाक बहरिया की तरफ से इसके साथ साथ दीगर जो फोर्सेज हैं वो भी अपना हिस्सा डाल रही हैं, और मुतासर इलाकों में सूरत हाल अब काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है। सही है, बहुत शुक्रिया अलैकुर रहमान। ऑपरेशन जारी है रेस्क्यू का, और इंशाल्लाह ताला तमाम जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बहुत जल्द महफूज मकामात की तरफ भी मुंतकिल किया जाएगा और खुराक भी फराहम की जाएगी, ये हम उम्मीद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया लाइक। तो और अब हम ज़रा बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब में 300 से ज़ायद बच्चे गुमशुदा हैं, और अभी तक ये मालूम नहीं हो पाया कि इन बच्चे, जिनमें बच्चियां भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं, ये बच्चे कहाँ मौजूद है। गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि एक समाअत हुई थी सरगोदा में, जो लापता जी गुमशुदा लड़की जो उसके वाले से समाअत हुई थी, उसके बाद जब स्टेटिस्टिक्स शेयर किए गए थे तो फिर जब बात आई कि जी 300 तो बच्चे बच्चियां ऑलरेडी ऐसे हैं जिनके बारे में पता ही नहीं है। अच्छा, ये बच्चे गए कहाँ पे? ये वो हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, शायद तादाद इससे कहीं ज्यादा होगी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट। तो उसके बाद फिर हमने देखा जो अदालत की जानिब से रिमार्क्स दिए गए तो उसमें भी कहा गया कि एक अगर अच्छा SHO उस इलाके में लगा दिया जाता तो नौबत यहाँ तक नहीं आती। और अब साथ में IG पंजाब को भी ये हिदायत की गई है कि वो बच्चे, वो बच्चियां जो लापता हुए हैं उनके मुकदमात को वो खुद देखें, और साथ में अब अदालत ने उनको 1 माह की मोहलत भी दे दी है कि ये अगर अपना काम ईमानदारी से और जान फिशानी से कर रहे होते तो ये नौबत यहाँ तक ना आती। 1 महीने 30 दिन का वक्त दिया गया है, अभी भी वक्त है। ये बच्चे बच्चियाँ आपके भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, तो अगर इनको अपना बच्चा समझकर आप तफ्तीश करेंगे, इनका सुराग
आग लगाने की कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है 30 दिन भी बहुत ज़्यादा है, शायद ये काम 30 घंटे में ही हो जाए। और अफसोसनाक पहलू ये है कि हमें ये नहीं पता ये बच्चे बच्चियाँ कहाँ गए। इंसानी स्मगलिंग भी होती है, दूसरे मुल्कों में भेजा जाता है बच्चों को, और ये जो भिखारी माफिया है ये भी इस्तेमाल करता है, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। वेयर अबाउट्स भी नहीं मालूम और ये भी नहीं मालूम कि आया ये बच्चे जिंदा भी हैं या नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो। खैर, इस हवाले से जान लेते हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कुछ पता चल सका है, ये तो चले अदालत में डिस्कस हुए हैं कि जी 300 से ज़ायद बच्चे लापता हैं, लेकिन आपके पास क्या नंबर्स आए हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके वेयर अबाउट्स का किसी को पता ही नहीं है और वो कब से लापता हैं? जी मदीहा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारे मुआशरे में कोई ऐसा मसला है कि जब एक कोई अगवा या कोई ऐसा मुकदमा जब उसका दर्ज होता है, उसके बाद इतनी नाकस उसकी तफ्तीश है कि उसके बाद वो फिर पहले SHO मुकदमा दर्ज करता है, उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, उसके बाद फिर एक तफ्तीशी सेल अलहदा है, वो कहता है अब ये इंक्वायरी करेंगे, अब फिर वहाँ सिलसिला शुरू हो जाता है और फिर इस तरह लंबा जाता है। अब पंजाब में एक ये सिर्फ आपको अगवा बराए तवान और इस तरह के जो बच्चे हैं, ये सैकड़ों की तादाद में इस तरह उनकी तादाद है जो लापता है। पिछले दिनों में एक 2 सकी बहनें गुजरांवाला डिवीज़न में उनका वाक़या हुआ कि वो दोनों अगवा हुई। घर वालों ने कहा, उन्होंने पुलिस कहती है ये घर से खुद ही भागी है। बाद में पता चला कि उन दोनों बहनों की जो नहर में उनकी दोनों की डेड बॉडी है उनकी रिसीव हुई पुलिस को, और फिर पता चला कि इसको किसी ने अगवा के बाद ज़्यादती की है और फिर उनको मार दिया। इस तरह के वाक़यात हैं और ये हमारा चूँकि पुलिस का निज़ाम इतना ख़राब है, हमारा तफ्तीशी निज़ाम इतना बिगड़ा हुआ है, जिस तरह जज साहब ने कहा है कि ये अगर एक SHO सही लग जाए तो वो इंक्वायरी मुकम्मल करता है। इसी केस में भी ये हुआ है कि जो वो उसको जो सोबिया बतूल है, जो बच्ची अगवा हुई है, वो उसने बाकायदा तौर पर नाम दिया हुआ है, लेकिन अभी तक 1.5 साल हो गया है इस मुकदमे को, अभी तक इसका फैसला नहीं हो सका और अभी तक वो असल मुल्ज़मान की तरफ वो पहुंच नहीं सके, बंदा गिरफ्तार भी है। इसी तरह सैकड़ों वाक़यात ऐसे हो रहे हैं पंजाब भर में। आपने कहा बंदा गिरफ्तार भी है, तो फिर वजह क्या है? असल मुल्ज़मान की तरफ क्यों नहीं इनका रुख हो सका, क्यों नहीं उन तक पहुंच सके असल मुल्ज़मान? 1 साल 1.5 साल जैसे कि आपने बताया, बड़ा अरसा होता है ये भट्ट साहब। अब ये जो वाक़या हुआ है ये शाहपुर सदर के इलाके सरगोदा में, ये 1.5 साल हो गया। अगस्त में ये 2020 में ये जो है इसका मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद 6 माह बाद वो जो उमर नामी मुल्ज़म है वो गिरफ्तार हुआ। अब उसके लड़की के वालिद जो मोहम्मद रमज़ान है, उसका कहना है कि जी ये पुलिस चूँकि वो बंदा बड़ा असर है, वो गिरफ्तार भी है लेकिन बाकी मुल्ज़मान भी गिरफ्तार नहीं हो रहे। अभी तक जो है लड़की बच्ची वो अभी तक बरामद नहीं हो रही। उसकी वजह यह है कि वो कहता वो जो उसके वालिद का इल्ज़ाम है कि जी वो कहता है ये असर है और जिसकी वजह से वो मेरे जो है वो बच्ची नहीं बरामद हो रही। लेकिन ये तो पुलिस का काम है ना। देखिए, जब पुलिस में अच्छे ऑफिसर होंगे, अच्छे लोग होंगे, ईमानदार होंगे, तो वो सारा कुछ सामने ले आएंगे। इतनी कानून साजी की बात की जाती है, दुनिया जहान में एम्बर अलर्ट्स जो हैं वो जारी कर दिए जाते हैं, जो केबल के चैनल्स हैं, जो लोकल चैनल्स हैं, उनसे मदद ली जाती है। हमने भी यहाँ पे ज़ैनब अलर्ट के वाले से बात की थी, वज़ारा एक्ट आया था, वो सब चीज़ें कहाँ गई? ये मेरी बात सुने ना, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब हमारे साहब ने जो एक पुलिस की इस्लाहत का निज़ाम के लिए जो बात की थी, वो एक ही था कि उन्होंने कहा था कि जी अब पुलिस में इस्लाहत लाएंगे, लेकिन नहीं इस्लाहत हो सकी, कुछ नहीं, कोई चीज़ अपने मुकम्मल। आप देखें, सिर्फ मैं आपको बताता हूँ मदीहा कि लाहौर में 2020 में 25,000 मुकदमात दर्ज हुए और 65% ऐसे मुकदमात हैं जिनका अभी तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई 2020 में। और इसी तरह अगवा बराए तवान के 120 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए, जिनमें से सिर्फ 29% की तफ्तीश मुकम्मल हुई, बाकी सारे ऐसे ही नामुकम्मल हैं। ये ऐसे वाक़यात हैं जिनकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हमारा बुसीदा निज़ाम है, नाकस है। ऐसा जो पर्चा देता है वो भी पैसे लेता है, उसके बाद दूसरी तरफ चली जाती है इन्वेस्टिगेशन की तरफ, वो फिर उसको घुमाते हैं। आप देख लें, इतने वाक़यात होते हैं, इतने बड़े। अब आप देख लीजिए ग्रेटर पार्क, जो इकबाल पार्क का लाहौर वाला वाक़या हुआ, अभी तक उसकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। सियालकोट वाला वाक़या जिसमें वो जरा बंदा जिसको जिस तरीके से मारा गया है, तो वो देखें वो भी उसके भी अभी तक नामुकम्मल है। इस तरह जब इतनी पुलिस में निज़ाम ख़राब है, इस तरह की तफ्तीशें होंगी। उसकी वजह यह है, मैं बताता हूँ मदीहा, कि जब किसी पुलिस अफसर को तैनात किया जाता है तो वो उसे कम से कम 2-3 साल उस इलाके में रहने दिया जाए। वो पहले अपनी गिरफ्त मजबूत करता है, जब उसकी अपना गिरफ्त होती है मजबूत, उसको तब्दील कर दिया जाता है। 2 चालान जमा कराने के भी लहदा मसले, तफ्तीश इतनी की नहीं जाती। चालान जो तैयार किया जाता है, मेरे ख्याल से तो उनको इतनी भी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जो चालान बनाने के लिए पहले क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली हमने देखा है कि अदालत जब जाते वो कहते हैं जी चालान अधूरा, ये क्या चालान तैयार करके आए हैं।
जी जी बिल्कुल मदिया, वो चलान मुकम्मल ही नहीं होते। जब चलान अदालत में जाते हैं तो उसमें इतनी उसमें कोताही होती हैं, तो वो कोर्ट वाले फिर वो कहते हैं सजाएं क्यों नहीं मिलती। सजाएं तो इसलिए नहीं होती, अदालत में क्या सजाएं मिलनी है जब चलान ना मुकम्मल होता है, उसमें एविडेंस ऐसे होते हैं जो इनके अपने होते हैं। जब अदालतों में जब जाते हैं उसके बाद आप अक्सर देखते हैं कि फैसले जो हैं 10% मुलजमों को भी सजा नहीं मिलती, 90% जो है वो केसेस में यही होता है कि लोग बरी हो जाते हैं, फारग हो जाते हैं, उसका कोई फैसला नहीं होता, फिर वारदातें, फिर वही लोग, फिर वही। और आपको एक बात और बता दूं मदीहा, ये है कि हम शुरू से देखते आए हैं कि जिस शहर के पुलिस ऑफिसर होते हैं पूरी उम्रें उनकी उसी जिले में गुजर जाती हैं, वहीं पे उनकी पोस्टिंग की इब्तिदा होती है और वहीं पे इत्माम हो जाता है, वहीं पे वो रिटायर हो जाते हैं, अपने ही जिले में पूरी नौकरी वो करते हैं। जो कि सिस्टम में इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्फ्लुएंसेस कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा क्विकली ये बताइएगा भट्ट साहब, क्योंकि अब तो आईजी पंजाब को मोहलत दी गई है 1 महीने की कि आप खुद देखें और फिर आप पता कराएं ये बच्चे कहाँ गए हैं और इनकी रिपोर्ट सही दर्ज कराएं। जी बिल्कुल, अब उनको आईजी साहब को अपना 1 महीने की मोहलत दी गई है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से भी हो इस बच्ची को जो है ना, ये बच्चों को जो पंजाब में जितने हैं इसका, लेकिन हमें अल्लाह के घर उम्मीद है कि ये शायद कुछ हो सके, लेकिन लग नहीं रहा कि ये इस तरह वो इतनी जल्दी, जो इतने सालों का मामले नहीं हल हो रहे तो इतनी जल्दी हो जाएंगे। लेकिन बड़ा मुश्किल लग रहा है ये मदीहा, ये हमें नहीं नजर आ रहा कि ये कुछ ये जज साहब को जब दोबारा आएंगे तो आईजी साहब शायद अगर 25% भी इसमें कामयाब होते तो बहुत बड़ी बात हो। सही है तारिक मुनीर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। और बात वही है, अगर पुलिस ने एक्टिव होना होता तो पहले हो गई होती और ये वाकयात ही ना आते, और अदालतों के अहकाम को कहाँ खातिर में लाते हैं ये लोग। ऑल्सो अगर 1 महीने तक आईजी पंजाब भी वही रहे तो अच्छा, ये भी खुदा ना खासा वैसे, क्योंकि हमने देखा ना 5 तो आईजी पंजाब ऑलरेडी चेंज। अभी आपने जो चालान की बात की है ना, वो इसमें ये जानबूझकर भी ऐसी दफात लगाते हैं, चालान कमज़ोर तैयार करते हैं जिसका फ़ायदा लामहला जो है वो मुलजमान को होता है। और उसके अलावा जो एक अफसोसनाक पहलू, जैसे कि वो तारिक मुनीर भट्ट साहब भी बता रहे थे कि पुलिस खुद से एक राय कायम कर देती है कि बच्ची जो है घर से खुद गई होगी, और वो बाद में जो गुजरांवाला के बताया उन्होंने 2 बच्चों की लाशें मिली थी। कितना अफसोसनाक है, आप कैसे ये फैसला कर सकते हैं खुद से। पुलिस वालों को मैं मुखातब करते हुए कह रहा हूँ, तफ्तीश किए बगैर ये फैसला कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। आपके पास जो फैमिलीज आती हैं बेचारे, वो कितनी परेशानी में आते हैं, उनको ऐसे सवाल उनसे किए जाते हैं कि वो 1000 बार सोचते हैं, 1000 बार जीते हैं, 1000 बार मरते हैं। खुद आप सोचें, अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो कि किसी की औलाद उससे बिछड़ जाए, वो गुमशुदा हो जाए, अगवा हो जाए, तो आप अपनी औलाद समझ के प्लीज़ यहाँ पर करें। और जितने एम्बर अलर्ट्स वगैरह के वाले से बात करते हैं, खुदा के इसको एक्सरसाइज करना शुरू करें, लोगों से मदद लें। ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो बाकी लोगों से, और आपको बाकी जो एक देयर वाज अ टाइम निशान कि जो आपके मोहल्ले के जो बड़े बुजुर्ग होते थे ना, वो भी नजर रखते थे। जब आप खेल रहे होते थे तो वो बुजुर्ग भी आपको देख रहे होते थे, बच्चा चलो मगरिब की अजान होगी, चलो घर में चले जाओ, मतलब नजर पता होता था कि फलां बच्चा किस घर का है, किसका है, और वो भी एहतराम किया करते थे बच्चे भी, और उनकी बात माना करते थे। अब जमाना बिल्कुल बदल गया। लेकिन बात फिर वही है, आप वाली बात को मैं आगे लेके चलूंगा। अगर ये मुहर्रर, अगर ये SHO, अगर ये हवालदार ये सोचें कि ये जो बच्ची या बच्चा लापता हुआ है, अगर ये उनका अपना होता तो फिर वो क्या करते? अगर ये सोच के करेंगे तफ्तीश तो फिर ऐसे वाकयात नहीं पेश आएंगे। बिल्कुल जी। अच्छा, यहाँ पर आपको एक अच्छी खबर देते चलें कि रोशन डिजिटल अकाउंट ने मजीद 3 संगे मिल हासिल कर लिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक सिर्फ 16 माह में 3 लाख से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए, डिपॉजिट्स $3 बिलियन से तजावुज कर गए हैं, और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स में सरमायाकारी $2 बिलियन से अब बढ़ गई है। बिल्कुल, ये शानदार नताइज हैं। इसके लिए ओवरसीज पाकिस्तानी और बैंकों के हम मशकूर हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही ये हुआ है अमल दरामद इस पर। और ये संगे मील जो अबूर किया गया, इसमें 3 संगे मील इस तरह के हैं कि 16 माह में 3 लाख से ज्यादा अकाउंट्स खोले गए, डिपॉजिट्स जो हैं वो $3 बिलियन से तजावुज कर गए, और सरमायाकारी $2 बिलियन से बढ़ गई है। ये बड़ी पॉजिटिव खबर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के डिपॉजिट से बढ़ रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 16 माह में हुआ है। और इस हवाले से हम जो है वो मज़ीद भी बात करते रहेंगे। छोटी सी यहाँ पर ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। बाखबर सवेरा में एक बार फिर खुशामदीद। और अब बात करेंगे जनाब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के फैसले की, कि जिसने जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को निजी कॉलेजेस में दाखिलों से रोक दिया है, और कमीशन ने वाइस चांसलर जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को इसके लिए खत लिखा है, जिसमें कि दाखिलों से रोका गया है, और PMC ने दाखिले के लिए 65% नंबर लाजमी करार दिए हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने दाखिलों के लिए 50% नंबरों की मंजूरी देते हुए इसको अहल करार दिया है। पहले मरहले में होगा ये कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों का मरहला मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद निजी इदारों में दाखिलों का अमल जारी है, और निजी इदारों में दाखिलों के अमल का निगरान
वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी को बनाया गया है और इसी वाले से बात करेंगे। वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद रसूल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो फैसला लिया गया है, किस तरीके से आप इस मामले को हल करने जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ऑनलाइन लिया और इसके ऊपर मेरा मौक़िफ़ लेना चाहती हैं आप। मैं खुद भी चाहता था कि क्लैरिटी हो और आवाम को भी और लोगों को पता चले कि इश्यूज क्या हैं। इसमें बेसिकली जो लास्ट ईयर एडमिशन प्रोसेस हुआ था ना, उसमें पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इंटर के मार्क्स और अपने एमडी कैट टेस्ट के मार्क्स 60% रखे थे। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर हमारी डेंटल की तकरीबन 700 सीटें जो हैं वो खाली गई, क्योंकि वो लोग हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थे जिनको एडमिशन। सो कई मेडिकल कॉलेजेस के जो डेंटल सेक्शन थे उसमें लिटरली 75 में से 4 या 5 या 6 स्टूडेंट रहे। सो ये एक एक्सेप्टेबल सिचुएशन नहीं थी। इस साल पीएमसी ने मजीद परसेंटेज बढ़ाई और परसेंटेज बढ़ाने के इसको 65% कर दिया। अब 65% पे हमारा सिंध गवर्नमेंट का यही ख्याल था कि शायद फिर से ये डेंटल कॉलेजेस की सीटें खाली रह जाएंगी। अच्छा, सिंध में ऑलरेडी डॉक्टर्स की शॉर्टेज बाकी प्रोविंसेस के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा है। सो ये कोई अच्छी बात नहीं है या अच्छी पॉलिसी नहीं है कि सीटें खाली छोड़ दी जाएं, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेजेस अगर इसी तरह इनके पास सीटें खाली रहीं तो कुछ अरसे के बाद ये बंद हो जाएंगे। सही, लेकिन एक बात समझाइएगा। अभी तो हमने कोविड के टाइम में देखा है कि लोगों के तो नंबर्स ही ऐसे आए हैं कि ऐसा लग रहा था कि पूरा पाकिस्तान ही डॉक्टर बनने चला है, और एक तरफ आप बता रहे हैं कि सीट्स हमारी खाली गई हैं। ये कैसे हुआ वैसे? क्योंकि थोड़ा सा तो कुछ इश्यूज इसमें सिलेबस के थे। अगर आप पंजाब के रिजल्ट देखें तो वहाँ इंटरमीडिएट बोर्ड में कुछ लोगों के 1100 में से 1100 नंबर भी आए। सो कुछ ना कुछ डिस्पैरिटी जरूर है रिजल्ट्स में बाकी सूबों के और हमारे। फिर हमारे स्टूडेंट्स ने ये भी कंप्लेन की कि जो करिकुलम हमारा है और जो एमडी कैट के लिए यूज किया है पीएमसी ने, या एमडी कैट की तरह का इम्तिहान जो उन्होंने एडमिनिस्टर किया टू फिल्टर स्टूडेंट्स के कौन से स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहिए, तो वो different था from the curriculum that is being taught at the schools and colleges of Sindh. So इस वजह से हमारे results थोड़े से हमारे लोग कम पास हुए। तो शायद इसमें दो सिचुएशन होती है। कतई कलामी, लेकिन आपके ख्याल में परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, और अगर परसेंटेज को कम किया जाता है तो फिर मयार मुतासर नहीं होगा? देखिए, आप दो तरह के म्यार इसमें होते हैं। एक तो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है जो 65 रखती है पीएमसी ने, हम इससे एग्री करते हैं। लेकिन एमडी कैट जो टेस्ट है इसके ऊपर ये जहां से लिया गया है, ये अमेरिका में एमकैच के नाम से होता है और इसकी कोई परसेंटेज पासिंग नहीं होती। आपके मेडिकल कॉलेज के एडमिशन के वक्त आपके जो इंटरव्यूअर है वो आपके रिजल्ट्स देख के आपको जज कर सकता है, तो उसमें कोई पास फेल नहीं होता। ये सिस्टम वहां से ट्रांसप्लांट यहाँ किया गया, लेकिन इसमें ये डाल दी गई शिक कि जी इतने परसेंट एमडी कैट में लेना जरूरी है। तो आप सोचें, आपके पास 2 राइडर हैं। एक तो आपको मिनिमम 65% इंटरमीडिएट में लेना है और मिनिमम 65% आपको एमडी कैट में लेना है, और उस हिसाब से हमारे डेंटल कॉलेजेस की सीटें फिर खाली रह जाएंगी और शायद इस दफा 600 से भी ज्यादा खाली रहे। ओके, ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है कि अगर यहाँ पे लोगों का रुझान नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब यहाँ पर बात ये भी है कि जब हम डॉक्टर्स के एडमिशन्स के हवाले से बात करते हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के हवाले से बात करते हैं, तो सिर्फ हम डॉक्टर्स के फ्यूचर की बात नहीं करते, हम लोगों के फ्यूचर के हवाले से बात भी करते हैं। क्योंकि मतलब ये जो डॉक्टर्स जहाँ से तैयार हो रहे हैं, इन्हीं के हाथ में हमारी आगे जाके ये हमारे लिए मसीहा है। खुदा न खास्ता में कुछ होता तो हम इन्हीं की तरफ जाएंगे। सो फिर क्या लगता है आपको कि किस तरीके से ये सॉर्ट आउट तमाम तर मामला हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन हर सेक्टर में, हर जॉनरा में बेहतर रहे? देखिए, अभी तो सिंध गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने डिसाइड किया कि जी 50% कर दिया जाए एमडी कैट को और 65% जो है इंटरमीडिएट को हम काउंट कर रहे हैं। इश्तिहार भी हमने दे दिया है, हम अपनी वर्किंग भी कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला कुछ पॉलिसीज पीएमसी हमारे साथ बैठे। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जब रिजल्ट बन जाया करे ना एमडी कैट का, तो चारों सूबों से रिप्रेजेंटेटिव बुला के उसको एनालाइज कर लें। सीटें खाली जाना ज्यादती है, और वो ज्यादती इसलिए कि स्कूल स्टूडेंट्स तो मौजूद हैं बट वो अप टू द मार्क नहीं है। सिंध का तालीमी मेयार जो है वो डेफिनेटली अगर इनके उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे सबसे कम स्टूडेंट जो हैं क्वालिफाई करते हैं। बाकी तो सूबों का कोई ये इशू नहीं है, तो हमारे लिए कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस क्रिएट किया जाए कि एटलीस्ट हमारी सीटें तो भर जाए ना। 700 सीटें खाली जाना जो लास्ट ईयर गई वो बिल्कुल ज्यादती थी। ये सारी थी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एक बहुत बड़ा बल्क देते हैं मेडिकल हेल्थ केयर का सिंध में, और सिंध में ऑलरेडी शॉर्टेज मौजूद है। और हमारी रिक्वेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को भी हमने बाउंड किया है
कि सिंध के लोगों को ज्यादा एडमिशन दें। 5% कोटा हमने आउटसाइड प्रोविंसेस के लिए रखा है, लेकिन सिंध के लोगों का पहला राइट है, क्योंकि होगा ये कि आउटसाइड प्रोविंसेस से लोग पढ़ेंगे और चले जाएंगे। फिर वही इशू रह जाएगा कि जी मैन पावर की कमी है, डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल में, तालुका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, तो ये सीटें खाली जाना कोई अच्छी बात नहीं थी और मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव स्टेप है। और मैं आपके फोरम के थ्रू पीएमसी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ बैठें और आप एक रियल इशू तो हम आप रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं ये कि आपके साथ बैठे पीएमसी, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, लेकिन अमर क्या माने हैं, क्या रुकावट है, क्यों मिलजुल कर कोई एक बेहतरीन हल नहीं निकाला जाता? इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता, बिकॉज पीएमसी एक रेगुलेटरी बॉडी है और आई अंडरस्टैंड कि वो डिफरेंट सूबों में डिफरेंट चीजें नहीं अलाउ कर सकते, बट एज अ स्पेशल केस इस पिछले साल का जब हम डेटा शेयर कर रहे हैं आपसे कि जी हमारी 600 सीटों पे लोग आ ही नहीं सके क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया था वो फुलफिल नहीं हो रहा था, तो हमें कम से कम 1-2 साल का लीवे दे दें। मेरी ये भी उनसे गुजारिश है कि चलें जी मेडिकल की सीटें तो भर जाती हैं, डेंटल के लिए थोड़ी परसेंटेज हमें अलाउ कर दें 50% तक इस दफा लेना, ताकि हमारे मेडिकल ये डेंटल कॉलेजेस 20-20, 25-25 साल से बने हुए। इसका हल ये नहीं है कि उनके पास स्टूडेंट कम किए जाएं, उनके स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए स्ट्रिक्टर मेजर्स लिए जाएं, उनके इंस्पेक्शंस किए जाएं, उनको हेल्प आउट किया जाए, बजाय इसके कि स्टूडेंट्स की कमी की वजह से स्लोली ग्रेजुअली ये बंद हो जाए। मेरे ख्याल से ये हल सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर शाहिद रसूल साहब हमारे साथ तो मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आने वाले दिनों में, उसको डिस्कस कर रहे थे। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने बाखबर सवेरा को आपके पसंदीदा मामले की बात कर लीजिए अब। मेरे पसंदीदा हलवा जनाब, सर्दी जो है वो जोरों पर है, पंजाब की बात करें। आप मैं सुबह मुझे कहते पकौड़े मुझे पसंद है, आप मुझे कह रहे हलवा मुझे पसंद है, मैंने कब कहा मुझे हलवा देखिए ये प्रायोरिटीज बदलती रहती हैं, हो सकता है शाम को आप कुछ और पसंद हो खाने में, तो ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ बैठ के आपके साथ मेरे साथ बताइए। खाने वाले की बात कर ले। बिल्कुल जी, खाने वाले की बात। खाने वाले में जनाब हलवे की दुकानों का रुख कर लिया है शहरियों ने, और 2, 4, 6 नहीं बल्कि 16 मुख्तलिफ अकसाम के यहाँ पर हलवे तैयार किए जाते हैं जनाब, 16। बिल्कुल जी, और आपको पता नहीं है सर्दियों का मौसम, और सर्दियों के मौसम में हलवा जात की मांग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर हर इलाके में कहीं का बेसन का हलवा बहुत मशहूर है, कहीं पे पेठे का हलवा बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको आप कद्दू का हलवा भी कहते हैं, कहीं पे गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा मशहूर है, कहीं पर खजूर का हलवा बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो भी इतने हलवे मार्केट में आ गए कि मुझे खुद परेशानी हो रही है कि मैं किसको अपना फेवरेट करार दूँ। देख लेते हैं ना, साजिद खान बताते हैं, फिर आप फेवरेट का डिसाइड कीजिएगा। ठीक है, साजिद खान बता रहे हैं इस हवाले से। हर शहर की कोई ना कोई सौगात मशहूर होती है। इसी तरह खानेवाल में तैयार होने वाले 16 अक़साम के हलवे सौगात के तौर पर जाने जाते हैं। सख्त सर्दी के मौसम में खालिस दूध, देसी घी और खुश्क मेवाजात से तैयार किए गए हलवे शहरियों में खासे मकबूल हैं, जिन्हें शहरी न सिर्फ अपनी फैमिली बल्कि दूसरे शहरों में अजीज रिश्तेदारों और दोस्तों को तोहफे के तौर पर भी भेजते हैं। मैं जो ज़्यादा इनका हलवा पसंद करता हूँ, और अपने दोस्तों के लिए और जुडिशरी के हवाले से भी मैं अपने मेहरबानों को जो सर्व करता हूँ हलवा, मावा है और पिस्टैचो हलवा है, खजूर का हलवा है, अंजीर का हलवा है, एंड दैट इज़ वेरी कॉम्पिटेंट। मैं ख़ास तौर पे सर्दियों में यहाँ पे आते हैं, इंजॉय भी करते हैं। हलवा, गजरेल, कई किस्म के हलवे हैं जो यहाँ पे खाए जाते हैं, और लोग घरों के लिए भी लेके जाते हैं, हम भी घरों के लिए लेके जाते हैं। सर्दियों की सौगात हलवों में अखरोटी सोन हलवा, गाजर, बादाम, अंडे और पिस्ते का हलवा सरे फहरिस्त हैं। दुकानदार का कहना है कि गुज़िश्ता 25 सालों से इस कारोबार से मुंसलिक हैं। खानेवाल शहर में तकरीबन 20-25 साल से हलवे का काम और मिठाई का काम कर रहे हैं। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि हमारे हलवे लोग दूर दूर से लेने आते हैं और बहुत पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में मुख्तलिफ अक़साम के हलवे न सिर्फ खुश जायका बल्कि सेहत के लिए भी मुफीद हैं। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। साजिद खान ने जनाब हलवे की 16 अक़साम दिखाई हैं। साल के महीने 12 हैं, मौसम 4 है, लेकिन हलवे की अक़साम है जनाब 16, और मज़ेदार किस्म का ये हलवे के जो उन्होंने मनाज़िर दिखाए हैं, मुंह में पानी आ जाता है। बिल्कुल जी, और देखें ना, हर शहर का अपना हलवा होता है। जैसे हम सोन हलवे की बात करें तो हमें मुल्तान याद आ जाता है, हम गाजर का हलवा याद करें तो पूरा पाकिस्तान आ जाता है। मतलब हर शहर अपने डिफरेंट तरीके से गाजर का हलवा बनाता है। दिस नॉट इवन आपके ज़हन में कोई ऐसा शहर है जिसमें स्पेसिफिकली बोलें कि जी गाजर का हलवा और पेठे का हलवा यहाँ से ज़्यादा अच्छा मिलेगा?
नहीं जी, मेरा हलवे का इतना शौकीन नहीं हूँ, इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। वैसे इस पर रिसर्च करनी चाहिए, बताना चाहिए नाज़रीन को भी, क्योंकि जाहिर है हम इन्फॉर्मेशन अगर दे रहे होते हैं और हलवे दिखा रहे हैं तो हलवे कहाँ से मिलते हैं, गाजर का हलवा भी आपको शौक? मुझे जैसे सूजी का हलवा तो चले वो क्योंकि उतना पकता है घर में तो उसकी वो अहमियत ही नहीं होती, लेकिन गाजर का हलवा क्योंकि आपको पता है। हाँ, गाजर का हलवा मुझे पता है कि कहाँ का अच्छा होता है, तो मेरे घर में मेरी वालदा बनाती है, बहुत अच्छा होता है। हाँ, देखिए अम्मी के हाथ के खानों की तो खैर और ही बात होती है, लेकिन फिर गाजर का हलवा, और आपको पता है ठंडी ठंडी जो हवाएं चल रही हैं, उस साथ में आपके साथ कश्मीरी चाय पड़ी, कश्मीरी चाय ना पड़ी तो साथ में कहवा पड़ा हो, वाह कितना मजा आता है। वीकेंड आ रहा है, अपने घर में गाजर का हलवा बनाएं, अपने प्यारों को भिजवाएं, खुद ना चले जाइएगा, कोविड है, ख्याल रखें, और अगर आपको अपने प्यारे बहुत ज़रा अजीज हैं तो उनसे दूर रहें, ठीक है। मुझे लगता है अभी आप ये सब कुछ जो बता रही हैं ये आप अमल दरामद करने लगी हैं, क्योंकि आप यहाँ से जा रही हैं। इसलिए कहा है कि लोग भिजवाएं मुझे, मैंने कहा खुद नहीं आना, मुझे चाय बनानी पड़ेगी, गाजर का हलवा मुझे भिजवा दे। खैर मजाक था, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अगले हफ्ते मिलेंगे, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।